आई थिंक अस्सलाम वालेकुम। स्कॉलर स्टॉक के जितने ऑडियंस हैं सबको स्कॉलर स्टॉक में खुशामदीद। मंथली लाइव सेशन लेट्स टॉक अबाउट इट विद सना में मैं आपकी खिदमत में सना जमशेद हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं अगर ये कहूँ कि ये मेरा फेवरेट है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी में ख़वातीन को हायर एजुकेशन के लिए जो सपोर्ट नहीं मिलती और जो थोड़ी बहुत मिलती है उस सपोर्ट में उनको किन मराहिल से गुजर के आना पड़ता है। ये जो है ना एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बात करने का मैं कहती हूँ कि अगर बहुत 100 फोरम्स भी होना तो कम है, लेकिन हमारे पास ऐसे कोई फोरम्स अवेलेबल नहीं है जहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर बात हो, स्पेशली फीमेल्स को सपोर्ट देने के लिए कि फीमेल्स जिनको हम कहते हैं कि एक जो माँ होती है ना वो एक कौम की तरबियत करती है, तो माएँ अगर पढ़ी लिखी और आला तालीम हासिल करेंगी तो ऑब्वियसली जो कौमें भी होंगी वो आला मर्तबों पे होंगी। तो आज का ये हमारा जो टॉपिक है कि ख़वातीन को स्पेशली हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा जो फोरम है उसमें मोस्टली पाकिस्तानी मोस्टली क्या बल्कि हम पाकिस्तानी लोगों को ही आगे लेके आते हैं। तो मेरे साथ मैं सहेलियां कह लें, मेरी सहेलियां और पाकिस्तान की बेटियां हैं जो कि आप कह लें पाकिस्तान से दूर हैं, कुछ पाकिस्तान के अंदर रह के पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, अपनी फैमिलीज का नाम रोशन कर रही हैं, हायर एजुकेशन के लिए वो इतनी स्ट्रगल कर रही हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि उनको यहाँ तक पहुँचने के लिए किन मराहिल से गुजरना पड़ा, और जो उन्हीं की तरह जो और आने वाली हम अपकमिंग जनरेशन के या जो लड़कियां जो मोटिवेशन चाह रही होती हैं, एक वो पॉजिटिव एनर्जी चाह रही होती हैं कि हम भी हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं लेकिन हमें कहीं से पॉजिटिव एनर्जी मिलनी चाहिए। तो आज इंशाल्लाह हम ये मोटिवेशन और वो पॉजिटिव एनर्जी उन लड़कियों और ख़वातीन को स्कॉलर स्टॉक के इस फोरम के थ्रू देंगे, जिससे जो है ना वो भी हमारी इसी लिस्ट के अंदर फॉल करेंगी जहाँ पे हम लोग अब पाकिस्तान का भी नाम रोशन करें और अपनी फैमिलीज का नाम भी रोशन करें। तो मैं अपने जो गेस्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी अपने सेशन में। आज माशाल्लाह मेरे पास जो साथ हैं बड़ी स्कॉलर्स जो हैं, माशाल्लाह मेरी सहेलियां, मैं कहूँगी उनको बड़े फ़ख्र की बात होती है कि आपके सर्कल में इतने एजुकेटेड लोग हैं और इतना आगे जा रहे हैं, और मैं जो हूँ उनको लेके आऊँगी, आपसे मिलवाऊँगी और बताऊँगी कि जो हमें सक्सेस स्टोरीज नज़र आती है ना उनके पीछे कितनी स्ट्रगल्स होती हैं। तो मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। सबसे पहले हमारे साथ हैं शयान। शयान आप ये कोरिया में ही है मेरे साथ, ये भी पीएचडी कर रही हैं और माशाल्लाह स्कॉलरशिप के ऊपर हैं। उसके साथ हमें ज्वाइन किया है इरम सादिया खान ने। ये अ, अभी मुझे नहीं पता कहाँ पे हैं, लेकिन ये बेल्जियम। बेल्जियम में है। ये भी स्कॉलरशिप के ऊपर मास्टर्स कर रही हैं। बाकी जो उनका प्रॉपर इंट्रो है ना वो खुद से वो इंट्रोड्यूस करवा देंगे, मैं जस्ट अपनी ऑडियंस को अपनी जो गेस्ट है उनसे मिलवा दूँ। और हमारे साथ नजफ़ है। नजफ़ भी मेरे साथ कोरिया में है, ये भी पीएचडी स्कॉलर है और स्कॉलरशिप के ऊपर है अल्हम्दुलिल्लाह। और शनीला है जो हमें टर्की से ज्वाइन कर रही हैं, ये भी स्कॉलरशिप पे मास्टर्स की स्टूडेंट हैं। और हमारे साथ हैं फ़ायज़ा, पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रही हैं और ये भी पीएचडी स्कॉलर हैं और ये भी पीएचडी कर रही हैं। तो माशाल्लाह आज मेरे साथ सईद जो है ना हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन जो मैं कहूँ एक लड़कों के लिए तो हीरो का वर्ड यूज़ हो जाता है, लड़कियों के लिए भी ये जो फीमेल हीरो वाला जो है ना हम वर्ड यूज़ करेंगे स्पेसिफिकली कि ये हमारी हीरोइंस हैं एजुकेशन के लिहाज से, और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। अच्छा, आज हम अपने जो टॉपिक है जो बड़े मज़े का है, और मैं पता नहीं वो ज़्यादा टाइम ले लूँ क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आने वाला है इसके टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए, लेकिन हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले तो हम आहिस्ता से जो है ना अपने वन बाय वन जितनी भी मेरी गेस्ट्स हैं उनसे उनका थोड़ा सा इंट्रो लूँगी कि वो क्या कर रही हैं, और जो मेरा साथ ही मैं उनसे ये पहला सवाल भी रखना चाहूँगी उनके सामने कि वो सबसे पहले तो अपनी ये जो मोटिवेशन है ना वो बताएं कि एक जो हम बेसिक एजुकेशन कहते हैं उसके बाद हमारी हायर एजुकेशन
स्टार्ट होती है। जैसे अगर हम ये कह लें कि वो 16 इयर्स एजुकेशन, अब जो 16 से ऊपर की जो एजुकेशन है उसको हम कंसिडर करेंगे हायर एजुकेशन में। तो वो हायर एजुकेशन की तरफ आने की मोटिवेशन क्या है? सबसे पहले हमारे साथ शयान है। शयान, आप अपना इंट्रो करवाएं हमारी ऑडियंस को और फिर बताएं कि आपकी मोटिवेशन क्या है हायर एजुकेशन के लिए। अस्सलाम वालेकुम सबको। मैं जो हूँ तो फ़िलहाल साउथ कोरिया में गाचन यूनिवर्सिटी में कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के थ्रू यहाँ पे पीएचडी कर रही हूँ। तो इनकी जो गवर्नमेंट है वो हमें फ़ंड कर रही है। मेन जो मेरा सब्जेक्ट है वो प्लांट सिस्टमैटिक्स से रिलेटेड है, जिसके बारे में शायद पाकिस्तान में भी लोगों को नहीं पता कि इस फील्ड में भी आपको कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है, और सिस्टमैटिक्स की जो फील्ड है उससे भी कोई लड़की जो है तो वो स्कॉलरशिप लेके जा सकती है। दूसरी बात यह है, जहाँ तक आपने मोटिवेशन की बात की, तो ख़ास तौर पे इसी सेम फ़ील्ड में आगे आने के लिए मुझे जो मेन मोटिवेशन मिली थी, वो जब मैं अपने अंडर ग्रेजुएशन में थी, पेशावर यूनिवर्सिटी से मैंने वहाँ से अंडर ग्रेजुएशन किया है। तो तब हम लोग देखते थे कि जो सिस्टमैटिक्स है या प्लांट आइडेंटिफिकेशन में है, तो सारे के सारे मेरे जो टीचर्स थे, वो सारे मेल्स थे। और जब हम कॉन्फ्रेंसेस में जाते थे, तो जब फुल कॉन्फ्रेंस की ग्रुप फ़ोटो होती थी, तो उसमें शयान, आई हार्डली थिंक कोई। हाँ, आपकी आवाज़ फ्लक्चुएट कर रही है, मैं आपको सही से सुन नहीं पा रही हूँ। अब आ रही है आवाज़? हाँ, मेरे बाकी के गेस्ट आई डोंट नो वो सुन पा रही हैं, लेकिन मुझे आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही। अगर जो हमारे हम्म। लाइव ऑडियंस में नहीं, लोगों को अगर मेरी आवाज़ ठीक तरफ से आ रही है तो हमें बता सकते आवाज हैं। ठीक है। मैं एक मिनट हेडफोन्स लगा लेती हूँ। लेट्स सी इफ हाँ इट इज वर्किंग और नॉट। सो मुझे बता दीजिएगा अगर कुछ प्रॉब्लम है बीच में तो। हाँ जी, आप, हाँ जी, अब ऑडियंस में लोग कह अब रहे हैं आती है? आपकी आवाज़ ओके है। जी 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 शयान। सही। तो जैसे मोटिवेशन की आपने बात की, तो एक फुल जब कॉन्फ्रेंसेस में या कहीं पे भी एक गैदरिंग होती थी, तो उसमें सारे के सारे जो थे तो मेल्स होते थे। उस ग्रुप फोटो में भी आप अगर आप देखते थे तो सब के सब सारे के सारे मेल्स, और फीमेल हार्डली इक्का दुक्का कोई होती थी जिन्होंने शायद आगे जाके कुछ आर्टिकल्स पब्लिश किए होते थे और आके रिप्रेजेंटेशन करती थी। तो और मोस्टली ये काम एक्चुअली है भी फील्ड का, कि आपको जो है तो पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता है, कलेक्शन करने के लिए जाना पड़ता है, जहाँ पे भी लाइक नो मैटर वर्ड कैसा एनवायरनमेंट है, आप जो तो कलेक्शन करोगे वो करोगे। तो मुझे उस चीज में काफी इंटरेस्ट था कि बंदा एडवेंचर भी करे साथ में, और साथ में जो है तो कुछ ना कुछ सीखे भी, और इसके थ्रू वाकई में आप अपना एक मकाम बना सकते हो। तो इसी के साथ ही फिर अपने टीचर से मैंने डिस्कस किया, और उन्होंने यही मुझे आगे गाइड किया कि आप इसी फील्ड में आगे जो है तो कोशिश करो। लेकिन साथ ही ये मेरी कोशिश थी कि कुछ भी अगर आगे करना है तो कोशिश करनी है कि स्कॉलरशिप अवेल करूं। पेरेंट्स से पैसे लेके अब मजीद जो है तो आगे कंटिन्यू नहीं करनी एजुकेशन। तो बस फिर यही एक कोशिश थी। और फिर जॉब भी की इसी एक्सपेंस को करने के लिए कि किसी न किसी तरीके से मुझे आगे स्कॉलरशिप मिल सके। फिर अल्लाह का शुक्र है, उस जॉब के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक स्कॉलरशिप मुझे मिल गई, और उसके थ्रू मैं अब यहाँ पे मौजूद हूँ, वो स्कॉलरशिप अवेल कर रही हूँ। तो यही मेरी मोटिवेशन थी। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह। बहुत कितनी मज़े की बात है कि आपने जो है ना उसमें सिर्फ ये नहीं देखा कि मुझे पढ़ना ही है, एडवेंचर भी साथ में आए। तो ये बड़े मज़े की चीज़ है जो आगे लड़कियां स्पेशली आपकी फील्ड की है ना वो देखेंगी कि इस पे वाकई अगर इसमें एडवेंचर भी है तो हमें भी इसके जो है ना इसको कंटिन्यू करना चाहिए या आगे जाने जाने के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ इरम सादिया खान हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दें और वो भी हमसे, हमारी ऑडियंस से शेयर करें कि उनकी मोटिवेशन क्या है हायर स्टडीज़ के लिए। आई थिंक आप, हाँ जी और जी। मैं इस टाइम बेल्जियम की गेंट यूनिवर्सिटी में गेस्ट रिसर्चर हूँ, और मैंने रिसेंटली ही अपना मास्टर फिनिश किया है अंडर अरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप। और ओके, अगर मोटिवेशन की बात करूँ तो आई आई फील प्राउड कि ये एक काफ़ी अच्छा मोटिवेशन हो सकता है दूसरों के लिए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि मैं एक बहुत ही मतलब अगर मेरा फैमिली बैकग्राउंड देखा जाए तो नॉट सो एजुकेटेड लाइक फैमिली बैकग्राउंड, और बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ऑल्सो आई बिलोंग टू लाइक लोअर मिडिल क्लास फैमिली। सो मैंने अपनी एजुकेशन को सपोर्ट करना स्टार्ट किया था मैट्रिक से। मैंने ट्यूशंस पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे मैट्रिक से ही।
और फिर इसी तरह मैट्रिक से लेके बैचलर्स तक मैंने ट्यूशन्स पढ़ा के अपनी मतलब एजुकेशन को कंटिन्यू रखा। और मतलब मैं स्टॉप क्यों नहीं करना चाहती थी बैचलर्स के बाद, क्योंकि मैंने देखा कि मैं एक ऐसी फैमिली से आ रही हूँ, इवन मैट्रिक से लेके बैचलर तक ही बहुत मुश्किल था कंटिन्यू करना एजुकेशन, जहाँ पर लड़कियाँ छोड़ के मतलब लड़कों की भी एग्जाम्पल्स बहुत कम है जिन्होंने मास्टर्स किया हो, पीएचडी तो बहुत दूर की बात है। तो मैं चाहती थी कि मतलब मैं एक एग्जाम्पल सेट करूँ कि जो नेक्स्ट जनरेशन जो मेरी फैमिली में आए, लोगों में एक मतलब शौक पैदा हो, क्योंकि मैं एक मतलब पाकपतन से बेसिकली बिलोंग करती हूँ, जो कि एक विलेज है, मतलब छोटा-सा गाँव है। तो उस गाँव से मैं बस उनको एक एग्ज़ाम्पल दिखाना चाहती थी कि एक गाँव से उठ के भी आप बहुत अच्छे आगे एजुकेशन ले सकते हैं, आप सारे पहाड़ तोड़ सकते हैं, आप या आप अपनी एजुकेशन को सपोर्ट कर सकते हैं, या बहुत अच्छे-अच्छे तरीके हैं आपकी एजुकेशन को आप किस तरह से अपनी एजुकेशन को सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, हर तरह की एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहती थी। इसीलिए मैट्रिक से ही ट्यूशन्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इवन बैचलर्स इसी तरीके से किया। सब पूछते मतलब फ्रेंड्स को पता तक नहीं होता था कि मैं अपनी एजुकेशन को खुद सपोर्ट कर रही हूँ या क्या कर रही हूँ। बट जस्ट टू सेट एन एग्ज़ाम्पल फॉर माय फैमिली, फॉर माय फ्रेंड्स, लाइक नथिंग इज़ डिफिकल्ट, आप कर सकते हो अपनी एजुकेशन। फाइनेंशियल कोई इशू को भी आप हैंडल कर सकते हो, फैमिली को भी हैंडल कर सकते हो। ये सब चीज़ों को एक एग्ज़ाम्पल सेट करने के लिए बस इसी और बाहर आने का मकसद यही था कि मतलब आप कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है, उनको ये दिखाना चाहती थी। मेरे फैमिली में मतलब लड़कियाँ छोड़ के लड़का भी कोई बाहर नहीं गया हुआ था, तो मैं उनको दिखाना चाहती थी कि आगे बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। शादी और घर सँभालने और सिर्फ़ डिप्रेशन में रहने के अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है। तो बस यही एक मोटिवेशन था। जी, बहुत अच्छी बात है। मुझे जो है ना क्योंकि मुझे आपके बारे में ज़्यादा पता नहीं था, तो इस सेशन के थ्रू मुझे आपके बारे में भी जानने का मौका मिला, तो मैं इस चीज़ को बहुत एप्रिशिएट करती हूँ कि हमारे पीछे ना बहुत सपोर्ट होती है। लाइक आपने खुद मेंशन किया कि आपका बैकग्राउंड विलेज से मतलब आप बिलॉन्ग कर रही हैं, तो वहाँ पे लोगों को इतनी हम कह लें अवेयरनेस नहीं होती है। वहाँ से इतनी पॉजिटिव मोटिवेशन लेके आगे निकलना और अपनी जो है आप अपने बैकग्राउंड को भी रिप्रेजेंट करना, तो ये बहुत पॉजिटिव बात है, स्पेशली उन लड़कियों के लिए जो आपकी तरह ही ऐसे एरिया से बिलोंग करती हैं, लेकिन उनमें कोई एक कम्प्लेक्स जो कम्प्लेक्सिटी का जो हम कह दें एक इशू आ जाता है कि वो कॉम्प्लेक्स फील करती हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता उनके अंदर, तो ये आप उनके लिए एक मिसाल बनेंगी इंशाल्लाह। आपको यहाँ पे लेके आने और दिखाने का मकसद ही यही है कि आपसे जो जैसी आप जैसी और भी लड़कियां हैं ना, वो आपसे मोटिवेशन दे, पॉजिटिव एनर्जी हम उनको दें कि हम भी सारी चीज़ें सारी फेजेस को लेके उनसे निकल के आए हैं, हम भी उन जैसे ही हैं। उन्होंने हमें अगर देखना है एज अ रोल मॉडल या आप सिर्फ एग्जाम्पल देख लें, तो हम उनके सामने एग्जाम्पल नज़र आए कि हमने क्या फेस किया है। आपको भी अगर ये चीज़ें फेस करनी पड़ी तो एट दी एंड आपको बड़ा जो है ना उसका अच्छा एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। बहुत शुक्रिया सादिया, मैं आपके पास बाद में आऊँगी जब हम अपने क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फ़ाइज़ा हैं, और फ़ाइज़ा जो है पाकिस्तान में पीएचडी कर रही हैं। ये मेरी जो है फ़ेलो रह चुकी हैं मास्टर्स और एमफिल में। तो फ़ाइज़ा आप हमारी ऑडियंस को अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं और आप भी अपनी मोटिवेशन बताएं, पीएचडी करने की आपकी मोटिवेशन क्या है। आई थिंक फ़ाइज़ा का पाकिस्तान में इंटरनेट का बड़ा प्रॉब्लम है। वो हमें दोबारा ज्वाइन करती हैं। मैं नजफ़ आपकी तरफ आती हूँ। आप जो हैं जब तक फ़ाइज़ा आती हैं आप अपने आप को हमारी ऑडियंस से इंट्रोड्यूस करवाएं और आप अपनी मोटिवेशन बताएं, पीएचडी की मोटिवेशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं नजफ़ रुबाब साउथ कोरिया में संक्यून क्वान यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रही हूँ इस टाइम पे। और बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो आई एम लाइक ऑल ऑफ यू गाइज। मैं भी एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, एंड आई एम द फर्स्ट वन फ्रॉम माय फैमिली जो कि पीएचडी के लिए बाहर आई लड़की, ठीक है। और कुछ चीज़ें होती हैं, फैमिली का प्रेशर था, बहुत सारी चीज़ें थी कि पढ़ाई में वैसे हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड सेट हुआ था कि या तो टीचिंग है और या फिर आपके पास मेडिकल का प्रोफेशन है, तो आप इन दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो। तो फर्स्ट लाइक मैंने प्री मेडिकल ज्वाइन किया था, बट आई वाज नॉट एज गुड स्टूडेंट जैसे मेडिकल के स्टूडेंट्स को कॉम्पिटेंट होना चाहिए, तो मैंने
BSc फिजिक्स को प्रेफरेंस दी, BSc डबल मैथ फिजिक्स, एंड देन आई डिड माय मास्टर्स इन फिजिक्स, फिर एमफिल किया फिजिक्स में ही। 1 साल दरमियान में जॉब भी की थी, उसमें कुछ सेविंग की, और उसके बाद जब PhD का स्कॉलरशिप, जब मैं एमफिल कर रही थी तो वहाँ पे जो मेरे टीचर थे, PhD वैसे शुरू से ही मेरा ख्वाब था। मैं अपने वालिद साहब को, मेरी वालदा नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, लेकिन उनकी भी ये ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी जो है वो डॉक्टर बने। लेकिन शुक्र है कि मैं अपने नाम के साथ डॉक्टर का वो मेरे नाम के साथ डॉक्टर नजफ लगेगा, लेकिन वो PhD डॉक्टर होगी, ना कि MBBS डॉक्टर, क्योंकि मेरी अम्मी जब मैं सेकंड ईयर में थी तो उनकी डेथ हुई थी तब। और फिर जब मैं मास्टर्स में एमफिल कर रही थी तो जो मेरे सुपरवाइजर थे MS में, को सुपरवाइजर थे डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी, मैं उनको मेंशन ज़रूर करना चाहूँगी यहाँ पे। वो कहते थे कि नजफ तुम यहाँ तक आई हो ना, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से एक स्टेप ऊपर जाओ तुम। ये एमफिल करके तुम वापस पीछे मत जाओ। क्योंकि एमफिल के बाद मेरे पास वही एक स्कूल जॉब थी या कॉलेज लेवल की जॉब थी जो मैंने वापस जाके करनी थी। आई एम बेसिकली फ्रॉम चकवाल, तो चकवाल में जो मेरे एक फैमिली का स्टैंडर्ड सेट था, उन माइंड में यही था कि ज़ाहिर है मैंने एजुकेशन 16 इयर्स एजुकेशन की है, मोर देन 2 इयर्स मोर कर लिए, 18 कर लिए, तो मैं वापस जाके टीचिंग ही ज्वाइन करूँगी एज़ अ कॉलेज टीचर या एज़ अ स्कूल टीचर, तो जैसा एक फैमिली में ट्रेंड चल रहा था। लेकिन फिर मैंने अपने वालिद साहब को थोड़ा मेंटली प्रिपेयर किया हुआ था कि अबू मैंने PhD करनी है, और वो ये कहते थे कि ठीक है मेरा बेटा, आपको जहाँ स्कॉलरशिप मिलेगा आप चले जाना। वो मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो गए थे, और मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपको पता है कि हमारे मिडल क्लास या लोअर मिडल क्लास की फैमिलीज़ में बेटियों को बाहर भेजना अलाउ नहीं करते। आप सब लोग उस फेज़ से गुज़रे होंगे, कितना मुश्किल होता है उस चीज़ को सर्वाइव करना। और मेरे वालिद साहब ने इस चीज़ को, जब मेरा स्कॉलरशिप हो गया, तो उन्होंने इस चीज़ को सीक्रेट रखा। मैंने उनको कहा था, अब्बू आप किसी से ये चीज़ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि लोग ब्रेन वॉशिंग कर देते हैं पेरेंट्स की। बेटी को अकेले आप बाहर भेज रहे हैं, कैसे इतना बड़ा स्टेप ले सकते हैं? लाइक पेरेंट्स ने अपने बच्चों की तरबियत खुद की होती है। वो जानते हैं कि उनकी औलाद किस काबिल है और कितने आगे जा सकती है। लेकिन जो हमारा मुआशरा है ना, वो नहीं सर्वाइव करने देता। वो पेरेंट्स को इतना, वो साइकोलॉजिकली वो इतना उनको प्रेशराइज़ कर देते हैं कि वो इन चीज़ों से आगे निकल ही नहीं पाते, सोच ही नहीं पाते। खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक ये, और फिर उसके बाद मतलब मेरी बेस्ट जो थी ना, एक अम्मी जी की बात ज़हन में थी कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। आज मैं चाहती हूँ 1 साल के बाद होपफुली मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगी, तो वो नहीं है मेरे साथ, लेकिन वो हर पल मेरे साथ होती हैं। उनकी दुआएँ, वो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं जब कभी परेशान होती हूँ, एक वाहिद वो हैं जो मेरे ख्वाब में आती हैं, और मैं हमेशा यही देखती हूँ कि मैं उनसे अपनी परेशानियाँ शेयर कर रही हूँ। तो ये बस खुदा की तरफ से ही कुछ है कि उनके साथ मेरा कनेक्शन चल रहा है। अब्बू जी, उनका बहुत हौसला है, उनकी दुआएँ हैं मेरे साथ, और उसके बाद मेरे सुपरवाइज़र हैं, MS के स्पेशली डॉक्टर रफ़ी, जो हर वक़्त मुझे मोटिवेट करते थे और कहते थे कि यू हैव टू बी सम, लाइक अपनी ज़िंदगी का गोल सेट करो एंड यू हैव टू गो समवेयर, ठीक है? अपनी ज़िंदगी में कुछ मकाम हासिल करो। तो मैं, जितनी मेरी बहनें अभी यहाँ पे देख रही हैं, मुझे लाइव देख रही हैं सेशन में, तो मैं आप सबको यही कहूँगी कि ज़िंदगी हमारा कुछ, हमें मकसद हयात हमें तलाश करना है। हम सिर्फ़ वो ही नहीं है कि 12 साल की एजुकेशन या 14 साल की एजुकेशन करके शादी कर ली। ठीक है, शादी भी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन उससे पहले आपने कुछ ज़िंदगी में हासिल भी करना है। आप खुद, लाइक अभी इस टाइम पे हमारा तो इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है। अब ये अवेयरनेस आहिस्ता-आहिस्ता हमने खुद अपने पेरेंट्स के माइंड में ये चीज़ें, क्योंकि अगर देखें एक जनरेशन गैप होता है। जिस एज एरा में हमारे पेरेंट्स थे, उनके लिए ये चीज़ें अभी इस टाइम पे बहुत से पेरेंट्स इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। लेकिन आपने वो पहला स्टेप लेना है, आपने उस चीज़ में आगे बढ़ना है। आप अब जैसे मैं इरम का सुन रही हूँ, इरम सादिया के लिए ये, लाइक शी इज़ द बेस्ट मोटिवेशन इन, अभी तक जो मैंने ये 2 लोगों को सुना है, 3 लोगों को, तो जैसे ये बता रही हैं कि फैमिली से, इनकी फैमिली में लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं, इनके एरिया में लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं। अब जब ये आई हैं तो इसके बाद लोगों को एक शऊर आ रहा होगा उनके दिमाग में कि किस तरह से उन्होंने चीज़ों को लेके चलना है। वो देखेंगे कि अच्छा ये बच्ची इतना पढ़ गई है, इंडिपेंडेंट हो गई है, अपनी लाइफ सेट कर रही है, बाकी लोग भी अपनी बेटियों को मज़ीद पढ़ाने के ख्वाहिशमंद होंगे। तो इस तरह मतलब एग्ज़ाम्पल सेट करें। अब मैं अपनी फैमिली में फर्स्ट PhD थी, उसके बाद मेरी भाभी ने मेरे बाद PhD जॉइन की। वो चाइना में ज़ीजांग यूनिवर्सिटी से PhD कर रही हैं। तो और भी फैमिली में, लाइक मेरी छोटी कज़िन्स हैं, मेरे अंकल्स उनको कहते हैं, "बेटा बाजी से कम्युनिकेट करो एंड गो फॉर द PhD।" MS भी कर ली है बहुत सारी कज़िन्स ने। अब दे आर ट्राइंग टू फाइंड द PhD पोज़ीशंस। तो ये खुशी होती है फिर आपको कि देखें, मतलब आप एक चीज़ आपने अचीव की है, मुश्किल आया था, मतलब
बहुत मुश्किल था मेरे लिए ये स्टेप लेना, एंड आई वाज़ रियली अपसेट कि जब मैं यहाँ आई थी अब्बू जी को अकेले छोड़ के वहाँ पे पाकिस्तान में। लेकिन सब कुछ सेटल हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ग्रेजुएशन हो जाएगी तो सब मुश्किल वक़्त गुज़र चुका है। और मैं यही सबसे मतलब चलें फिर आगे, अब सना फिर क्वेश्चन आंसर्स में हम आगे जी, मज़ीद इसको जी, कंटिन्यू जी, करते जी। हैं। ये थैंक यू मेरे सो ख्याल मच है फॉर इन्विटेशन। ये टॉपिक ही ऐसा है कि लड़कियों को कहते हैं ना, हम एक वो एक यूज करते हैं दुखती रग है, तो ये जी, हम जी। सबकी दुखती रग है। तो फिर इसके ऊपर तो ये टॉपिक ही ऐसा है कि हम जैसी लड़कियां ना इसके ऊपर घंटों, मैं कहती हूँ, बोलते रहे तो हम जो है ना, हमें स्टॉप नहीं हमारे लगा। बस आप सही हमें कह रही कोई हैं, वॉइस एग्ज़ैक्टली। स्टॉप लगाएगा तभी हम जो है ना इसमें इसको स्टॉप कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत हमारे पास जो है ना बोलने के लिए बहुत कुछ है। तो इंशाल्लाह बहुत मैं कुछ है। आगे आपसे, क्योंकि बेसिक इस टॉपिक को हाईलाइट करने का रीज़न ही यही है कि जिन लड़कियों को जो ये समझती हैं कि शायद जो उनके साथ हो रहा है ना वो उन्हीं के साथ हो रहा है, किसी और के साथ नहीं हुआ होगा। तो हुँ, हमने हुँ। ये एग्जाम्पल उनके सामने प्रेजेंट करनी है कि हम भी उन्हीं की तरह उन्हीं सिनेरियो से गुजर के आए हैं। हम कैसे गुजर के आए हैं ये हमने उनको पॉजिटिव जो है ना एनर्जी देनी है, ये मोटिवेशन देनी है कि अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम जी। इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। आज हमारा ये इसको डिस्कस करने का मेन रीज़न ही यही चीज़ है कि हमने अपनी मुश्किलात जो हमने फेस की हैं, कैसे की हैं, कैसे टैकल किया है। हुँ। मैं इसको टिप्स एंड ट्रिक्स कह लूँ तो गलत नहीं होगा। ये सारा हमने अपनी ऑडियंस, स्पेशली जो हमारी तरह की लड़कियां हैं जो ये एनर्जी रखती हैं कि उन्हें आगे जाना है, करना है, तो वो हम इसको इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करेंगे। मैं फ़ायज़ा की तरफ जाऊँगी। फ़ायज़ा की थोड़ी कनेक्टिविटी में बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं कह रही हूँ बस जल्दी-जल्दी जो है ना वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएँ, उनसे हम उनकी मोटिवेशन पूछ लें कि उनकी पीएचडी की मोटिवेशन क्या है। जी फ़ायज़ा। आई थिंक फ़ायज़ा आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं, मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पा रही। आपका माइक म्यूट है। फ़ायज़ा आप अपने माइक को अनम्यूट करेंगी? आई थिंक फ़ायज़ा मुझे सुन नहीं पा रही है। शायद उनके इंटरनेट कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है। वो बोल रही हैं और आई गेस कोई भी नहीं सुन पा रहा। नहीं, हम सुन नहीं पा रहे हैं फ़ायज़ा को। फ़ायज़ा आपका माइक म्यूट है। वो शायद उन्हीं की तरफ से म्यूट है, क्योंकि मैं जो हुँ, हूँ हुँ। म्यूट नहीं कर पा रही उनको, और वो बोल रही हैं आई डोंट नो व्हाट टू डू। फ़ायज़ा अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो आपका जो माइक है ना वो म्यूट है, हम आपको नहीं सुन पा रहे। ये उनके इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। अच्छा, वो क्वेश्चन एक आ रहा है स्कॉलरशिप के बारे में। मैं जो हमारे जो टॉपिक को पहले आप पढ़ें, टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन करें तो इंशाल्लाह जितनी भी हमारी गेस्ट हैं हम उनसे उसके बारे में पूछेंगे। ये स्कॉलरशिप से रिलेटेड सेशन नहीं है और कोई भी इस तरह का इंफॉर्मेटिव सेशन नहीं है, ये मोटिवेशन सेशन है। अगर आप अपनी लाइफ में इसी तरह की कोई स्ट्रगल कर रही हैं हायर एजुकेशन के लिए और आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी है तो आप क्वेश्चन करें। इंशाल्लाह हमारे जितने भी गेस्ट हैं अगर उन्होंने इस तरह कुछ फेस किया होगा या उससे रिलेटेड कुछ फेस किया होगा तो वो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया, इंशाल्लाह वो अपनी टिक्स और टिप्स को ज़रूर शेयर करेंगी। तो काइंडली सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करें। अच्छा, शैनिला की तरफ आते हैं। शैनिला आप अपना इंट्रो करवा दें और फिर हमें मोटिवेशन बताएं। जी आपकी मोटिवेशन क्या है हायर एजुकेशन के लिए? अच्छा आप ही तो मेरा नाम सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम शहनीला है और मैं बहावल नगर से बिलोंग करती हूँ। तो मेरी एजुकेशन जर्नी मैं कहती हूँ मेरे साथ स्टार्ट नहीं होती, मेरी बड़ी बहन के साथ स्टार्ट होती है। जैसे इरम ने हमें अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए बताया कि द हर्डल्स शी फेस्ड, तो मेरी जो बड़ी बहन है अ, वो भी बड़ी ही सेल्फ मेड रही हैं, फाइनेंसिस से लेकर मोटिवेशन से तक उन्होंने अपने आप को खुद ग्रो अप किया और माशाल्लाह आज वो गवर्नमेंट सेक्टर में टीचर है और अपनी फील्ड में काफी बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। तो मेरी जो एजुकेशन जर्नी है जिसे कहते हैं ना वो पहला कदम,
तो जो आप लोग सबने बताया, तो वो जो पहले कदम पे हर्डल्स होती है वो उसने बर्दाश्त की। और जब मेरी बारी आई तो मुझे वो जब मैंने यूनिवर्सिटी जाना था तो मुझे उन सबको नहीं फेस करना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ हर। तो कहने का मकसद ये है कि एक बहन ही बहन की स्ट्रेंथ बन सकती है। तो मेरी और एज ए शनीला अगर मैं अपनी जर्नी बताऊं तो वो फिर स्टार्ट होती है मेरी मास्टर स्टडी अब से, कि यहाँ पर, हाँ यहाँ पर मैंने अपने आप को खुद मोटिवेट किया, सपोर्ट किया, क्योंकि मेरी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन है। आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। लेकिन द कंसेप्ट ऑफ स्कॉलरशिप के एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा स्कॉलरशिप पे भी जा सकता है, तो वो मेरे अंदर ही एक मेरा, मैं कहूंगी मेरी क्यूरोसिटी, जो एक मेरे अंदर एक कीड़ा रहता है चीजों को जानने का कि ये है क्या। तो मैंने जब ये स्कॉलरशिप की टर्म सुनी थी, आई वाज इन 6th सेमेस्टर ऑफ बीएस, तो मैंने तब से ही अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दी थी। मेरे ददियाल में है मेरे चचा वगैरह, बाहर जाके पढ़े हैं ये वो, बट कोई ऐसी लड़की का मैंने नहीं सुना था, कोई मेरी कजन हो या कोई मेरी आंटी हो पढ़ी लिखी है, लाइक ग्रेजुएशन, बट पाकिस्तान से ही। तो मेरी जो क्यूरियोसिटी थी उसने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया, क्योंकि मैं इस मामले में मेरे पास कोई भी गाइडेंस नहीं थी जब मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया अपना स्कॉलरशिप का प्रोसेस और ये सब कुछ। और वहां पर फिर मेरी बहन ने भी कहा कि इधर तो मैं भी तुम्हें हेल्प नहीं कर सकती, मतलब क्योंकि मेरी बहन मेरे लिए एक आइडियल रही है पढ़ाई के मामले में। और मेरी जो एक असल रीजन थी वो ये थी कि मुझे सेल्फ डिपेंडेंट होना, फाइनेंसिस या फाइनेंशियली मुझे अब घर वालों से नहीं चाहिए पैसे, मुझे अपनी एजुकेशन खुद अपने बलबूते पे करनी है। तो इस वजह से फिर मैंने स्कॉलरशिप को काफी सीरियस लिया और अप्लाई किया। और सिर्फ एक दो जगह नहीं, मैंने 1 साल पूरा दिया इस सारे प्रोसेस को, और मैंने कई स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया। और फिर आखिर में अल्लाह ताला ने मुझे ये तुर्की बुर्स सारी ये स्कॉलरशिप दी और मैं फाइनली फिर इधर आई। माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी इसलिए बात है। तो अगर एक जो आपकी पहला जो स्टेप है वो हम्म जरूरी नहीं है कि इंसान खुद ले रहा हो, वो किसी कोई और भी ले रहा हो तो उसे कंटिन्यू रखना भी फिर आपकी जिम्मेदारी आती है। तो आज जो हम दो बहनें हैं अपनी फैमिली की, हमारे माँ बाप और हमारे भाई भी लाइक प्राउडली कहते हैं कि हमारी बहनें हैं। हमें मतलब सो दैट्स द हैप्पीनेस। चले, बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी सिस्टर ये सुन रही होंगी तो वो बड़ा प्राउड फील कर रही होंगी कि मेरी बहन तो आ रही है ना ऑडियंस दुनिया के सामने, तो आप अपनी बहन को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी बात बिल्कुल, होगी है। तो मैं फायजा, मैं कुछ भी फिर नहीं आप हूँ, मतलब नहीं वो आप ना नहीं हो आप नहीं नहीं मतलब बता रही हूँ, पहला जो कदम है उसमें हाँ, पूरा का पूरा क्रेडिट 100% मेरी बहन को जाता है, हमारी फैमिली। चले, बहुत अच्छी बात है। आपकी बहन ने आपको सपोर्ट किया, तो हम उम्मीद करती हैं कि आपका दिया जल गया, अब आपने अपनी जो है ना उससे रोशनी से और दिए जलाने हैं। सही है। बिल्कुल। फायजा, मैं आपकी तरफ फिर से आऊंगी। इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, आप भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दें और अपनी मोटिवेशन बता दें पीएचडी की। चले, मैं बहुत शॉर्टली इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। मैं पीएचडी की स्टूडेंट हूँ केमिस्ट्री में, और जो मेरी मोटिवेशन है वो मेरे फादर हैं। उन्होंने मुझे हर स्टेज पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जैसे मैं आप सबकी स्टोरी सुन रही हूँ, बहुत स्ट्रगलिंग स्टोरीज़ हैं, लेकिन क्योंकि मेरे लिए आसानी ये थी कि मैं पाकिस्तान से ही पीएचडी कर रही थी, मुझे किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ा कि मैंने बाहर जाना है और पीएचडी करनी है। एक चांस आया था, लेकिन उसमें फिर ये हुआ कि मुझे पाकिस्तान में एचईसी अप्रूव्ड स्कॉलरशिप मिला। तो फिर मुझे ऑप्शन ये दी गई कि आप पाकिस्तान से ही करो, हम आपको फुल्ली सपोर्ट करेंगे। तो इस वजह से ये कि ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई। लेकिन मैं हाईलाइट कर सकती हूँ मेरे इर्द-गिर्द जो मेरी क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने जो प्रॉब्लम्स फेस की हैं और उनके सॉल्यूशंस उन्होंने जो देखे हैं, मैं आपको वो बता सकती हूँ। तो दूसरा ये कि मैं जॉब करती थी एज़ अ लेक्चरर, तो उस फील्ड में मैंने यही फ़ील किया कि मुझे हायर एजुकेशन की तरफ जाना है, मुझे जस्ट बीएस केमिस्ट्री तक नहीं रहना, जस्ट बैचलर्स नहीं रहना। तो बस और यही स्टोरी है। तो फिर
हाँ, चले बहुत सना अच्छा हो मुझे गया सुन सकती हैं? हाँ, फाइनली हमने आपको सुन लिया और मेरी ऑडियंस ने भी आपको सुन लिया। मोटिवेशन तो है इसमें, अगर आपने खुद से भी सोचा कि अगर आपको आगे जाना है, आपको बीएस तक नहीं रहना, तो ये भी एक कहीं आपने अपने फादर को मेंशन कर दिया, आपके फादर आपके लिए मोटिवेशन थे, या फ्रेंड्स जो भी हैं, मतलब कोई ना कोई एनर्जी है जो आपको इस साइड पे लेके आई। अच्छा, ये तो हमारी जो है ना बेसिक इंट्रो हो गया। अब हम जो मैं कहूँगी ना हमारा हॉट वाला टॉपिक है, हम उसके ऊपर जाते हैं। बड़े मज़े का, और मैं इंतज़ार कर रही हूँ ज़रा मैं स्टोरी सुनूँ। कितना वो एक मज़ा आता है ना जब जो चीज़ आपके साथ हुई होती है ना, जब आप वो किसी और से भी सुनते हो ना, तो आप वो कहते हैं ना आपके दुख में जो है ना आपको सुकून मिलता है, नहीं यार मैं अकेली बंदी नहीं हूँ, सब ऐसे ही फेस करते हैं। तो बड़ा वो जो है ना आपका वो कहते हैं ना दुख पे मरहम पट्टी का काम करता है। तो अब हम जाते हैं कि हायर, जैसे पाकिस्तान में हायर बेसिक एजुकेशन तो ठीक है लड़कियों के लिए, लेकिन जब हम हायर एजुकेशन की बात करती है ना, अब मास्टर्स के बाद एमफिल या एमएस करना है या पीएचडी करनी है, चाहे वो विद इन पाकिस्तान हो या फिर आपने पाकिस्तान से बाहर जाके करनी है, इतनी आसानी से आपको जो है ना वो नहीं कहते। बस आपने कहा कि आपने आगे एमफिल करना है या पीएचडी करनी है, फॉरेन कंट्री में जाना है, तो आपके लिए तो लोग वेलकम कर रहे होते हैं ज़बरदस्त। हम लोग तो इंतज़ार ही यही कर रहे थे आप कब इस लेके आएंगे कि आपने एमएस करना है, आपने एमफिल करना है, जी फूलों के हार हैं आपके लिए। तो इसके बरक्स हमें क्या सुनने को मिलता है, जो एक जर्नल क्राइटेरिया मैंने इसके ऊपर बड़ी स्टडी की है, इवन कुछ रिसर्च पेपर्स भी हैं पाकिस्तानी, एक वो चाइना से एक शायद पाकिस्तानी है जिन्होंने पीएचडी की हुई एजुकेशन में, उन्होंने एक दो पेपर पब्लिश किए हैं जिन्होंने उन्होंने कंपैरिजन किया हुआ था। मैं थोड़ा सा अपनी ऑडियंस को ओवरव्यू दूंगी उस पेपर के बारे में, कि उन्होंने कंपेयर किया हुआ था कि फीमेल्स जो है पाकिस्तानी फीमेल्स वो विद इन पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर अगर जाके वो हायर एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए अगर उन्होंने सोचा होता है, तो उन्हें कितनी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, जिसमें जो रेशो थी ना परसेंटेज बहुत कम, मैं कहती हूँ 10 से भी कम थी, जिसमें जो लड़कियां फाइनली बाहर निकलती हैं हायर एजुकेशन की तरफ जाती हैं और पॉजिटिवली फाइनली जो है ना कुछ तो दरमियान में गिव अप कर देती हैं कि वो स्टैंड नहीं ले सकती हैं, उनको इतनी नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है कि उसके दरमियान में या कोई इस तरह के मसाइल आते हैं कि वो छोड़ देती हैं, तो लेस देन 10% जो उन्हें रिस्पॉन्स मिले लोगों से जो फाइनली कंटिन्यू करते हैं। तो और उसमें जो बेसिक्स जो रीजंस थे वो ये था कि फैमिली की तरफ से प्रेशर होता है कि मास्टर्स कर लिया दैट्स इनफ, बीएस कर लिए अब शादी करो घर बसाओ, ज्यादा पढ़ के क्या करोगी, नौकरी नहीं करवानी, पैसे अल्लाह ने बहुत दिए हुए हैं, पढ़ लिख जाओगे, पढ़ लिया इतना काफी है। पढ़ना तो बच्चों की तरबियत के लिए होता है, आगे पढ़ के क्या करना है, पैसा कमा के क्या करना है, ज्यादा भी पढ़ लिया तो घर ही बसाना है, और इस तरह की बड़ी नेगेटिव बातें। और जो स्पेशली जो मास्टर्स वालों ने तो शायद फील नहीं किया होगा, लेकिन जो पीएचडी कर रही है मेरी तरह और अभी तक शादी नहीं हुई, उन्होंने ये भी बात सुनी होगी कि पीएचडी यार 30 तक पहुंच जाओगी, उम्र ज्यादा हो जाएगी, अच्छा रिश्ता नहीं आएगा, शादी नहीं होगी। तो इस तरह के बड़े कमेंट्स हमें सुनने को मिलते हैं। तो मैं जो हूँ ना इसके ऊपर आऊंगी और मैं जितनी भी मेरी गेस्ट हैं सबसे मैं कहूँगी कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, जो बातें मैंने की, ये जर्नल ओवरव्यू था, उन्होंने क्या क्या सुना, और वाकई उनको आसानी से बस कहा कि मैंने आगे पढ़ना है, तो उनके लिए वेलकम था, पढ़ो जी आप तो हमारा नाम रोशन करोगी, या फिर उनको सुनना पड़ा फैमिली की तरफ से या आपकी सोसाइटी में आपके मिलने वाले लोगों में से, टीचर्स, जो भी आपको नेगेटिव वाइब्स मिली है ना, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो शायद सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें इसके बारे में। शायान मैं आपको अनम्यूट नहीं कर सकती, आप खुद वही जी है, अभी आवाज आ रही है? जी जी अच्छा, नेगेटिविटीज से रिलेटेड तो एक चीज जो मैंने सीखी है अभी इतने टाइम में कि हमारी एक सोसाइटी में या शायद बाकी जगहों पे भी अगर तो एक मेल है या हजरत हैं, तो उनको अगर सिर्फ एक कदम या एक गुना कोई तकलीफ सहनी पड़ती है तो हमारे लिए वो शायद 10 गुना बराबर हो जाती है। तो ये चीज तो देखी है कि हाँ, पढ़ने जाना है तो फिर मुझे अपने सिक्योरिटी का भी खुद ख्याल रखना है, मुझे अपने रेजिडेंस का भी खुद ख्याल रखना है,
बस ठीक है, तुम जा रही हो, तुमने फैसला कर लिया है। फैमिली की तरफ से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हर लिहाज से सपोर्ट मिली, टीचर्स की तरफ से हर लिहाज से सपोर्ट मिली। लेकिन फिर वो जो एक आप जाते हो एक एनवायरनमेंट में काम करने के लिए, तो वहां पे बहुत ही एक अजीब किस्म का एक नज़र से लोग आपको देखते हैं। मेरे साथ जरा ऐसा था कि जो जॉब करने के लिए मैंने जो स्टेप लिया था, वो ऐसा था कि वहां पे उस जगह पे उस एनवायरनमेंट में कोई भी लड़की नहीं थी जो उसके लिए, उस पोजीशन के लिए, साइंटिफिक रिसर्च ऑफिसर की पोजीशन थी, और पाकिस्तान की बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री थी वहां पे। तो उन्होंने वो जॉब जो था, तो पहले जब इंटरव्यू हो गया, तो इंटरव्यू के बाद उन्होंने एक मेरे लिए ये क्राइटेरिया रखा था कि हम मेल्स को जो है तो रेजिडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप फीमेल है तो आपसे रिलेटेड हम रिस्क नहीं ले सकते। तो जो उनके जो हेड थे इंडस्ट्री के, उन्होंने मुझे इंटरव्यू में सबसे पहले यही कहा कि हम आपको ले तो रहे हैं, आपको हम जॉब दे देंगे, लेकिन अपनी रेजिडेंस आपने खुद मैनेज करनी है। और वो एक ऐसा सेटअप है कि वो इंडस्ट्री एक शहर में है, और चूंकि मैं पेशावर से हूँ, तो पेशावर से आना जाना तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे यही कहा, कहते हम आपको ले तो लेंगे, लेकिन आपकी रेजिडेंस का हम रिस्क नहीं ले सकते। और उनके पास बहुत बड़ा सेटअप है लड़कों के हॉस्टल्स का, कि जहाँ पे उनके लिए कुक्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे उनके कपड़े धोने के लिए सेटअप अवेलेबल है, सब कुछ। लेकिन वो मुझे लेने के लिए ये रिस्क नहीं ले सक रहे थे कि वो रेजिडेंस मुझे नहीं प्रोवाइड करेंगे। मैंने कहा ठीक है, आप रिस्क नहीं लेते हो, आई कैन टेक द रिस्क। मैंने कहा मैं अपनी रेजिडेंस कहीं पे भी कंफर्म कर लूंगी, एंड देन आई कंटिन्यू द जॉब। तो फिर मैंने इस तरह से वो जॉब कंटिन्यू कर ली। और वो जॉब मुझे जब मिली, तो उसमें जिन्होंने अप्रूव की थी मेरी एप्लीकेशन, वो इस सेंस में की थी कि ये लड़की है तो ये ज्यादा टाइम तक टिक जाएगी, क्योंकि जितने भी लड़के उस पोजीशन पे आए हैं तो सभी पीएचडी के लिए बाहर निकल गए हैं। तो सबसे पहले एक वही था। तो जब भी कोई बात करते थे, तो मुझे सर मेरे सबसे पहले यही बोलते थे कि तू जाएगी नहीं ना, तू यहीं पे रहेगी, तू जाएगी नहीं, मुझे पता है। मैंने कहा नहीं सर, मैं नहीं जा रही, मैं यहीं पे ही हूँ। करते करते जब मेरी स्कॉलरशिप अप्रूव हो गई, तो मैंने उनको कहा कि मेरी स्कॉलरशिप अप्रूव हो गई और मैं पीएचडी के लिए जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमने लड़की रखी इसलिए थी कि ये काफी लंबा टाइम यहाँ पे जॉब करेगी, उसके बाद अगर ये जाएगी भी तो शादी करके जाएगी पीएचडी के लिए, और फॉरेन स्कॉलरशिप का हम सोच ही नहीं रहे थे कि कोई लड़की होगी जो कि जाएगी। तो देवर लाइक पहली लड़की है यहाँ से जिसको जो है तो स्कॉलरशिप भी मिल गई है और वो निकल भी गई है। और बहुत ही अजीब अजीब से क्वेश्चंस फिर सुनने को मिलते थे कि आप यहाँ पे क्यों जॉब कर रही हैं, आप तो पेशावर से हैं, क्यों कर रही हैं, कहीं और जॉब नहीं मिल रही थी, घर में आपके हालात खराब है जो आप यहाँ पे जॉब कर रही हैं। अरे नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब अपनी अपनी जगह ठीक चलता है, लेकिन फेस करना पड़ता है। और हम सुनते हैं बहुत सारी चीजें, कुछ हम एक्सप्लेन करते हैं, कुछ नहीं करते। तो शायान, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि आपको फैमिली की तरफ से बस आपने कहा कि आपने पीएचडी करने के लिए जाना है और बाहर के मुल्क जाना है, तो इजीली परमिशन मिल गई थी आपको? जी, फैमिली की तरफ से हमारे ऐसा कोई इशू नहीं है। और मैं पहली लड़की नहीं हूँ जो कि पीएचडी के लिए बाहर आ रही हूँ या हायर एजुकेशन के लिए बाहर आ रही हूँ। तो फैमिली की तरफ से ऐसा कोई मुझे इशू फेस नहीं करना पड़ा, इसीलिए मैंने जरा दूसरी तरफ डिस्कशन कर ली। हाँ, सही हो गया, सही हो गया। चलिए, आपको कहीं मतलब कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी फेस करनी पड़ी है, तो ये भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो गया जिनको फैमिली की सपोर्ट मिल रही है, लेकिन आपके इर्द-गिर्द में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं से आपके अंदर नेगेटिविटी फीड ज़रूर करती हैं आपको डीमोटिवेट करने के लिए। नेक्स्ट हम सादिया की तरफ जाएंगे। और मुझे लगता है सादिया की तरफ से तो मुझे बड़ा अच्छा जो है ना इंस्पिरेशनल वो मैसेज मिलने वाला है, क्योंकि इन्होंने पहले भी बताया कि इनका जो कंजर्वेटिव फैमिली भी कंजर्वेटिव है और थोड़ा सा वहाँ पे इतनी एजुकेशन भी नहीं है। तो सादिया, मैं आपसे भी यही क्वेश्चन करूँगी कि आपने क्या क्या फेस किया? तो मैं इस हवाले से सबसे पहले जो बात कहना चाहूँगी वो मैं यही कहूँगी कि जो हर्डल्स हैं ना, किसी की भी लाइफ आसान नहीं है, हर किसी की लाइफ में मुश्किलात हैं, चाहे वो एक एजुकेटेड फैमिली से, कंज़र्वेटिव फैमिली से नहीं बिलॉन्ग करते, चाहे वो हर इंसान की एक जर्नी है, उस जर्नी के अंदर अप्स एंड डाउन्स हैं ही हैं, मतलब ऐसे कोई इंसान नहीं होगा जिससे आप पूछें कि उसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं है। तो ये बात अगर आप इस टाइम अप्स एंड डाउन अपने डाउन टाइम पे हैं, तो अप्स भी आएँगे, तो ये मैं आपको एक पहली बात बता देती हूँ। दूसरा जो फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम्स फेस करने को आए हैं, तो आई हैव बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास, लेकिन मैं उनमें से वो हाइलाइट करूँगी जो सबको आती है।
जो एक्सेप्शनल हैं, जो सिर्फ मुझे आई, मैं उनको हाईलाइट नहीं करूंगी, लेकिन जो सबको आती हैं मैं उनको हाईलाइट करूंगी। तो ऐसा है कि ना सिर्फ बाहर आने के लिए जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी वो तो करनी ही पड़ी, जो मुझे अपनी लाइक पाकिस्तान में बैचलर्स तक इवन एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए फेस करनी पड़ी, वो उनमें से कुछ एक फाइनेंशियल इशू तो हम साइड पे रख देते हैं ना, वो लाइक मैंने इस तरह का कमेंट भी देखा है कि हम मनी के लिए नहीं पढ़ते, जो हम मनी के लिए पढ़ते नहीं है, लेकिन पढ़ने के लिए हमें मनी ज़रूर चाहिए होती है। तो एक फाइनेंशियल इशू आपके लिए मैटर नहीं करता, लेकिन एक इंसान जिसके पास पैसे हैं ही नहीं, उसके लिए वो एक बहुत बड़ा मसला है कि उसने पढ़ने जाना है और उसकी सेमेस्टर फीस 20,000 है, तो उसके लिए एक इट्स समथिंग। सो लेकिन मैं चलें इस मामले में बात नहीं करूँगी फाइनेंशियल इश्यूज़ के बारे में। तो कंज़र्वेटिव इस सेंस में ये है कि जब मैंने मैट्रिक किया तो लाइक जब असल में मैं हूँ, हम लोग 6 बहन-भाई हैं, तो जो मेरी 2 बड़ी बहनें हैं उन्होंने मतलब कुछ नहीं ख़ास नहीं पढ़ा, उनकी जल्दी शादी हो गई। उसके बाद मेरे 1 भाई हैं और 2 भाई हैं और फिर मेरी 1 बहन है। तो हम जो 2 छोटी बहनें हैं, हम लोगों ने कंटिन्यू किया। जो मेरी दूसरी बहन है वो डीपीटी किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने शादी के बाद किया, मतलब एफएससी के बाद ही उनकी शादी हो गई थी, तो एफएससी के बाद उन्होंने डीपीटी किया। तो ये था कि जब वो मैट्रिक में हुई, तो मेरे भाई ने कहना शुरू कर दिया बस मैट्रिक काफ़ी है। मतलब मैट्रिक से ही एजुकेशन को उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इट्स इनफ, लाइक मैट्रिक कर लिया बस अब शादी हो जाए। लेकिन समहाउ हम मतलब हमने पढ़ाई में मतलब अच्छे नंबर आते थे, एफएससी में मैट्रिक में काफ़ी अच्छे नंबर आए मेरी बहन के, तो मेरे अब्बू ने कहा कि नहीं चलो एफएससी करने दो इनको, एफएससी कर लो। तो मेरे ज़हन मैं 9th क्लास में थी, तभी मेरे ज़हन में एक डर आ गया कि मैं तो बहुत आगे जाने का सोच रही हूँ और मेरा भाई कह रहा है कि मैट्रिक काफ़ी है। तो मेरे लिए उस टाइम ही मतलब अब था कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरी फैमिली मुझे आगे बढ़ने दे। तो मैं मैट्रिक में थी, तो मैंने सोच लिया मैंने बहुत अच्छे नंबर लेने हैं। दो मतलब ग्रेड्स जो हैं ये सारी चीज़ें आपकी लेटर लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन उस टाइम आपने अपनी फैमिली वही एक मतलब हम लोग थोड़ी देर पहले ये डिस्कस कर रहे थे कि बेटियों को घर वालों को फ़ख्र महसूस कराने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हम में टैलेंट है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो मैट्रिक में मैंने बहुत अच्छे नंबर लेने हैं ताकि मुझे एफएससी में जाने दिया जाए। खैर फिर मतलब मैट्रिक के बाद एफएससी में गए, तो एफएससी के बाद अब यूनिवर्सिटी में नहीं जाना क्योंकि यूनिवर्सिटी को है जो लाइक जिस तरह मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में पढ़ा है बैचलर्स। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के अलावा अगर आप किसी और ऑप्शन की तरफ जाते हैं, को में नहीं, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ तो को ही होती हैं। अगर को में नहीं जाते तो वो एक्सपेंसिव हैं और इस तरह का जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। तो वो एक खैर मेरी बहन की जर्नी तो वहाँ से सेपरेट हो गया, एफएससी के बाद उनकी शादी हो गई, लेकिन ये कि जो हर्डल्स उन्होंने फेस की शादी के बाद पढ़ाई की वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन समहाउ ये भी एक मेरे ख्याल से मोटिवेशन है कि शादी के बाद भी आप एजुकेशन कर सकते हो और पढ़ सकते हैं, लेकिन वो एक मेरी बहन की जर्नी है। तो फिर एफएससी किया, तो एफएससी के बाद जब यूनिवर्सिटी में जाना था, तो मुझे जो आगे पढ़ने के लिए तो फिर सबने कहा कि ये को एजुकेशन में जाती है, फिर ये शाम को ट्यूशन पढ़ाने जाती है अपनी एजुकेशन, मतलब मुझे अपनी एजुकेशन खुद कंटिन्यू करनी थी ज़ाहिर है, तो फिर शाम को मैं ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। तो वही किसी के घर मतलब पढ़ाने जाती है, होम ट्यूशन करती थी मैं जौहर टाउन में लाहौर में ही। तो उस पे भी ज़ाहिर है उस पे भी बहुत बातें सुनने को मिलती थी और हर्ट इस सेंस में करती थी कि आपको आपके घर वालों से सुनने को मिल रही हैं, बाहर वाले जो भी कहें आपको इतना मैटर नहीं करता। लेकिन ये कि समहाउ मेरे जो अब्बू जी हैं, मैं उनकी यहाँ पे मतलब उनके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मतलब वो पढ़े-लिखे नहीं हैं, लेकिन उनको आइडिया था कि नहीं ये बेटी भी है, तो मतलब वो चाहते थे कि इसकी भी ख्वाहिशात वैसे ही पूरी हों जैसे मेरे बेटे मतलब कर रहे हैं। तो एक डिफ़िकल्टी इस सेंस में मुझे ये भी फ़ेस करनी पड़ी कि जहाँ आपके भाई भी पढ़े-लिखे नहीं हैं, मतलब भाई भी यूनिवर्सिटी तक नहीं गए, आपकी जो बहन है अगर यूनिवर्सिटी एक ही बहन यूनिवर्सिटी गई है, तो वो भी एक सेपरेट उसका वो शादी के बाद गई हैं। तो आप शादी से पहले एक यूनिवर्सिटी में जा रही हो, एक को एजुकेशन में जा रही हो, फिर आप क्या कहते हैं, आपको कोई कोई कज़न नहीं है आपको बताने वाला कि यूनिवर्सिटी में क्या होता है, क्या होता है। मैं मतलब यहाँ पे चाहे एक फ़नी स्टोरी समझ लें, मुझे लगता था यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम नहीं होते, एग्ज़ाम सिर्फ़ एफएससी तक ही होते हैं, क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं था। मोबाइल फ़ोन नहीं था, लाइक मुझे यूनिवर्सिटी के 2nd ईयर में मोबाइल फ़ोन मिला था। उससे पहले मेरा सोशल मीडिया से कोई लिंक नहीं था। तो सबने मतलब मुझे लगता था यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स ही नहीं होते।
तो मैं जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में गई तो मैं बहुत रिलैक्स थी। मेरी बहन पढ़ती थी, मतलब वो यूनिवर्सिटी जाती थी, तो उनका मतलब बेबी हो गया ना, तो मुझ पे जिम्मेदारी थी कि मैंने घर 2 बजे यूनिवर्सिटी से हर हाल में वापस आना है, 2 बजे से 4 बजे तक अपने भांजे की मतलब उसको केयर टेक करना है, और फिर मेरी बहन 4 बजे वापस आएगी और फिर मुझे ट्यूशन पढ़ाने जाना है। तो वो एक मतलब मुझे पता ही नहीं था कि एग्जाम्स होते हैं। जब एग्जाम शीट आई और पता चला एग्जाम्स हैं, तो मैं ब्लैंक थी। और मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में सीजीपीए था, मतलब बहुत गंदा सीजीपीए आया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। और उसके बाद जब मुझे पता चला हाँ एग्जाम्स होते हैं, और जब मैंने वाकई स्टडी किया, तो फिर मैं 88 स्टूडेंट में 3rd नंबर पे, मतलब जो मेरा फाइनल बैचलर्स का सीजीपीए बना वो 3rd पे बना। और वो 3rd इसलिए क्योंकि जो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का सीजीपीए था वो लाइक मैं मतलब बता भी नहीं सकती। खैर सीजीपीए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन समहाउ उसने मुझे 3rd नंबर पे लाके खड़ा कर दिया। तो वो बहुत, ये एक फनी स्टोरी है। किसी आई डोंट थिंक सो किसी ने ये सोचा होगा कि यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स ही नहीं होते। मतलब मैंने इसलिए सोचा क्योंकि ना तो मेरे पास सोशल मीडिया था, ना मेरे पास मतलब उस तरह से टेक्नोलॉजी थी। मतलब आई डोंट थिंक आप मतलब अगर आप ये कहें कि मैं इस टाइम इतने कॉन्फिडेंस के साथ बैठी हूँ और सब कुछ है, तो नहीं, बहुत सारे हर्डल्स फेस किए। एक ऐसी फैमिली से, मतलब हम फैमिली से बिलोंग किया जहाँ कंप्यूटर तक आप 2nd ईयर तक आपने कंप्यूटर नहीं यूज किया। आप यूनिवर्सिटी जाते हो और आपकी टास्क मिलता है प्रेजेंटेशन बनाकर लाओ। मतलब आपने कंप्यूटर में कभी खोल के कंप्यूटर ही नहीं मतलब यूज किया कभी। स्कूल में कभी कोई कंप्यूटर की क्लास हुई तो कर लिया, स्कूल भी जाहिर है मतलब उसी तरह के पढ़ा जिस तरह का मतलब एक पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। लेकिन समहाउ ये कि फ्रेंडशिप अच्छी हो गई, ग्रुप अच्छे मिल गए, तो उन्होंने गाइड कर दिया प्रेजेंटेशन का कैसे बनानी। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि हर्डल्स बहुत सारे होते हैं। मतलब मैंने उस तरह के भी हर्डल्स फेस किए हैं कि जो मतलब बहुत सारे लोग फेस नहीं करते। कि मुझे प्रेजेंटेशन बनानी नहीं आती थी, मुझे वर्ड यूज नहीं करना आता था। यहाँ पे मैं एक चीज कहूंगी कि देयर इज नो लेट। आप हमेशा सीख सकते हो, किसी भी वक्त कुछ भी सीख सकते हो। आप में बस एक मोटिवेशन होना चाहिए सीखने का, करने का। आपको मौका मिलेगा, देर से ही सही मौका मिलेगा। और जब आपको मौका मिलेगा तो आप उसे अवेल कर सकते हो और सीख सकते हो। तो लाइक मेरे पास कंप्यूटर नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन जब मैंने प्रेजेंटेशन बनाई एवरीथिंग वाज फाइन। मतलब मैंने कर लिया अपने क्लास फेलोज के सामने। कॉन्फिडेंस नहीं था 88 क्लास स्टूडेंट्स के सामने जाके प्रेजेंट करने का, लेकिन समहाउ वो सारे हर्डल्स फेस किए। फैमिली की तरफ से तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इट्स 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया मैं मास्टर्स के लिए बाहर आई थी, और मेरा एक भाई है, उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की अभी तक, क्योंकि वो यही समझते हैं कि ये मेरा अच्छा डिसीजन नहीं था। तो ये वाले सारे हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं। ऑफ कोर्स इट हर्ट्स, लेकिन जब आप ये चीज कभी ना भूलें, जब आप एक मुकाम पे पहुंच जाएंगे ना, तो जो भाई आपके लिए या भाई या रिश्तेदार या जो आपके लिए बुरी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब आप एक मुकाम तक पहुंच जाएंगे, फिर वही आपके पास आएंगे, वो आपसे कहेंगे कि आपने अच्छा डिसीजन लिया। they will be proud of you, and the most important thing is your parents will be proud of you। और वो आपके लिए एक वो सारी जो आपने पेन फील की होगी, अपने भाई ने बात नहीं की, रिश्तेदारों ने कोई गलत बात कर दी, वो सारी पेन खत्म हो जाएगी जब आप अपने पेरेंट्स को मुस्कुराता हुआ देखेंगे, जब आप उनको अपनी डिग्री के साथ सल्यूट कर रहे होंगे। उनको जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कह रहे होंगे कि अच्छा आप तो मतलब चौकी, मेरे जो फादर हैं वो चौकीदार है स्कूल में, आप एक चौकीदार है और आपकी बेटी बाहर गई हुई है। जब मेरे पेरेंट बाबा को सब ये सब लोग कहते हैं कि आप एक चौकीदार हैं और आपकी बेटी बाहर पढ़ने गई हुई है, तो वो इतना प्राउड फील करते हैं। उसी टाइम मुझे वॉइस नोट भेजते हैं। अच्छा, उनके पास पहले टच मोबाइल भी नहीं था जब मैं यहाँ स्कॉलरशिप पे पढ़ने आई हूँ। मैं वही बताना चाह रही हूँ कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैंने उनको यहाँ से टच मोबाइल भेजा, फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सीखा, तो मुझे वॉइस नोट भेजते हैं हमेशा कि मुझे सब कहते हैं आप मतलब आपने कैसे अपनी बेटी को बाहर भेज दिया, वो बाहर कैसे चली गई। उनमें मतलब स्कॉलरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वही यही सोचते हैं कि मतलब ये कैसे बाहर चली गई, इनकी बेटी बाहर चली गई। तो अब वो बहुत प्राउड फील करते हैं, वो इतना प्राउड फील करते हैं, मुझे कहना पड़ता है कि नहीं नहीं इतना ना मतलब बताएं, नजर लग जाएगी। मजाक करती हूँ मैं उनके साथ। तो सारी हर्डल्स आप फेस कर सकते हैं, सब कुछ मतलब हो सकता है। बहुत सारी लड़कियां मुझे करती हैं मेरे ही जैसे बैकग्राउंड की से कि आप ही मैं मतलब मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, मैं फाइनेंशियली ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स आपको बाहर जाकर कुछ नहीं करना देना चाहते कि आप ट्यूशन पढ़ाएं किसी के घर जाकर, आप घर में ट्यूशन पढ़ा सकते हो। अगर आप वो नहीं कर सकते हो, आजकल तो आप क्राफ्ट्स का काम कर सकते हो अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं। खैर ये तो टॉपिक आउट ऑफ टॉपिक जा रहा है कि आप फाइनेंशियली कैसे, इस पे अगर कभी मौका मिला तो मैं जरूर बताऊंगी कि आप फाइनेंशियली कैसे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल ये कि आप सारी हर्डल्स कर सकते हो। अब आई थिंक आई विल गिव दिस टू अदर
लिटरली सादिया, आपकी वो बातें सुन के ना तो मैं कहती हूँ हमने तो कुछ फेस ही नहीं किया, हमें तो वो कहती है ना, वो फिर सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए, ऐसा नहीं हमने है। कुछ सुना ही नहीं है ना। हमें नहीं तो सब ऐसा कुछ नहीं है। मिला है, हर फैसिलिटी नहीं इसमें मतलब कोई बात नहीं है। हम लोग जैसे, क्योंकि हमारा अगर बैकग्राउंड ऐसा है कि घर में सारे एजुकेटेड हैं, आपको इस तरह की मतलब आप तो एक ऐसी जगह से जहाँ पे मतलब मैं अगर ये बात कहूँ ना कि वो मैट्रिक तक उसके बाद शादियां हो जानी है, तो वो हम को अपने आप को 1-2 सदी पीछे ले जाऊं तो मैं सोच सकती हूँ कि ऐसा हो सकता है। तो मैंने वाकई आपसे सुना, और मैं कहती हूँ आपके जो भाई आपसे नहीं बात करें, इंशाल्लाह अल्लाह एक वक्त लेके आएगा कि आपके भाई को आपकी गैर मौजूदगी में लोग आके जो है ना दाद दे रहे होंगे कि आप उस जो सादिया के भाई हैं, आप उन आपके जो भाई हैं वो आपके नाम से जाने जाएंगे, तो उन्हें खुद फील हो जाएगा। असल में मुझे ये लगता है कि जो हमारी सोसाइटी में जो हमारे घर वाले जो फैमिली के लोग हैं ना, वो प्रेशर में आ जाते हैं। मतलब किसी ने बात कर दी, जैसे हमारे घरों में तो आंटी अगर हम साई वाली आ गई है ना, वो कहेगी लड़की की उम्र इतनी होती जा रही है, इसका कोई रिश्ता देखो। अब अम्मी के माइंड में नहीं है कि मेरी लड़की बड़ी होती जा रही है, आंटी ने आगे बात डाल दिया, वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगी। तो हम लोग सोसाइटी के जो ये कल्चर है ना, जिसे हम एक कॉमनली कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हम लोगों की बातों को ज्यादा कंसिडर कर लेते हैं। अब आपके भाई हैं, ऑब्वियसली आप आपका खून है, वो आपसे इस तरह वो दिल उनका बुरा नहीं हुआ होगा, लेकिन सोसाइटी की बातों की वजह से जी वो जो है ना थोड़ा सा नेगेटिव होंगे। और जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। मेरी ये दुआ दूसरा भी मैं है, जी आप जब अपना आप जब एक नाम अपना बनाएंगी, आप अगर आपके फादर प्राउड फील करते ना, तो एक वक्त जरूर आएगा कि आपके जी भाई भी प्राउड फील करेंगे और वो बताएंगे कि ये जी मेरी बहन है, ये मेरी जी बहन है। जी, बिल्कुल इंशाल्लाह ऐसा से वो ही है। जरूर आएगा। जी, बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह मेरे पेरेंट्स हैं उनका मतलब मेरा भाई वो घर का सबसे बड़ा बेटा है। तो जिस टाइम ये डिसीज़न लेना था कि मैंने बाहर आना है, तो वो बहुत टफ़ था वो टाइम, क्योंकि एक घर का बड़ा बेटा जिसकी हर बात मानी जाती है, वो लाडला था क्योंकि 2 बहनों के बाद पैदा हुआ था, तो आपको पता है बहनों के बाद जो भाई पैदा होते हैं वो कितने लाडले होते हैं। तो वो फुल मतलब लाडला भाई है, और फिर एक बेटी है जो छठे नंबर पर है, ऑलरेडी बेटियों हैं और वो एक ख्वाहिश पूरी करना चाह रही है, तो वो एक उस टाइम मतलब बहुत बड़ा एक हर्डल था, लेकिन समहाउ मेरे पेरेंट्स ने फेस किया था दूसरी बेटियों की जल्दी शादियां करके, बहुत चीजें फेस की थी और वैसी चीजें बहुत फेस की थी, तो उनको उस टाइम वो समझ आ चुकी थी। मैं इस मामले में लकी रही हूँ कि मेरी बहनों के साथ मतलब जो उन्होंने फेस किया, जो डिफिकल्टीज आई, वो मतलब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी थी कि मेरे पेरेंट्स को उस टाइम समझ आ चुका था कि हाँ मतलब ये बाहर जाए, पढ़े, अपनी जिंदगी बनाए, बाकी चीजें हम देख लेंगे। तो बस ऐसे ही है ये सब चीजें। नहीं, मैं तो फिर ये कहूंगी कि आपने वाकई वो जो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे ना, आपने तो उसको प्रूव कर दिया कि बेटा तो पैदा होता है तो फख्र महसूस किया जाता है, बेटियों को फख्र महसूस करवाने के लिए बड़े जतन करने पड़ते हैं। तो जी आप, ऐसे। मुझे लगता है अल्हम्दुलिल्लाह इतने जतन कर रही हैं कि आपके पेरेंट्स प्राउड फील कर रहे हैं। तो हाँ इंशाल्लाह वो आगे भी करेंगे, और आपके जो भाई हैं वो भी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आज नहीं कल नहीं तो किसी ना किसी दिन उनको भी जो है आपकी जो कंट्रीब्यूशन अपने घर के लिए जो आप अपने घर वालों को प्राउड फील करवा रही हैं, उनको बड़ी जल्दी महसूस हो जाएगी। इंशाल्लाह। अच्छा, हम नेक्स्ट आगे चलेंगे। नजफ़ की भी मुझे लगता है बहुत ये टॉपिक ऐसा है कि हम बोलते जाएं तो ख़त्म नहीं होगा। मैं तो ऑलरेडी देख रही थी हमारे सेशन का जो टाइम है, 1 घंटे का सेशन होता है, तो वो जो है ना मुझे अलार्मिंग सिचुएशन दे रहा है। तो मैं अब जो बाकी लोग हैं उनसे कहूँगी कि थोड़ा सा टाइम का वो देखें, तो हाँ, उसको जो है ना अपनी बात को शॉर्ट वर्ड्स में जो अपना टू द पॉइंट है उसको कन्वे कर दें। तो नजफ़, मैं आपकी तरफ आऊँगी, आपने क्या क्या बातें सुनी? बातें तो आपको पता है हमारी फैमिली में लाइक मैं बताऊँ मतलब एफएससी तो मैंने आपको बताया कि मैं प्री मेडिकल के साथ करना चाह रही थी, जो कि मैंने नहीं की। लेकिन फिर वही बीएससी के बाद एक चीज़ आई सामने आई, जैसे ही मेरी बीएससी हुई तो यू विल नॉट बिलीव मेरी शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। अम, जहेज तैयार था, आई वाज लाइक अबाउट टू मैरिड। तो पता नहीं मेरे अब्बू के दिल में कहाँ से ख्याल आया, मेरे अब्बू कहते हैं मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, जो कि अभी तक वो मुझे छोटा ही समझते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि पीएचडी अगर एक लड़की कंप्लीट करती है तो उसकी उम्र कहाँ तक हो सकती है। जैसे सना और मैं एज फेलो हैं, ठीक है, तो अपनी उम्र नहीं यहाँ पे बताएंगे, लेकिन ऐसी चीजें फेस की थी। लेकिन ये पेरेंट्स की सपोर्ट है कि हम लोग आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। फिर मैंने एमएससी की। मैंने एमएससी में एडमिशन लिया था यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में। और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से मैं, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी प्रोबेशन लगी थी एंड आई केम बैक।
ठीक है? और मुझे फैमिली की इतनी बातें सुननी पड़ी थी, ये वही इरम वाला हाल कि यूनिवर्सिटी में जब इंसान नया-नया जाता है तो लगता है एग्ज़ाम्स नहीं होते। मेरे साथ भी वही हुआ था। और मैं इतनी डिसहार्ट हो गई थी फर्स्ट सेमेस्टर के रिज़ल्ट पे ही कि मैं क्विट करके वापस आ गई और मेरे भाई ने खैर उस वक़्त बहुत सपोर्ट किया मुझे। मेरे भाई ने कहा कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हमने इसका सेमेस्टर फ्रीज़ करवा दिया। एंड देन नेक्स्ट ईयर आई गॉट एडमिशन, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया फिर। तो फिर वो लाइक फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी मेरा मतलब मैंने 2 इयर्स एमएससी मेरी कंप्लीट हो गई। वो जो 16 इयर्स एजुकेशन थी उसके बाद एक माइंडसेट बन गया था कि 16 साल की एजुकेशन हो गई है, एवरीथिंग इज़ डन, अब शादी और फैमिली या जॉब जो कुछ है। मैंने जॉब स्टार्ट कर दी, फौजी फाउंडेशन हायर सेकेंडरी स्कूल है हमारे चकवाल में ही, मैंने वहाँ पे एज़ अ एड हॉक टीचर स्टार्ट की थी जॉब। लेकिन अभी मेरी जॉब कंटिन्यू थी, 8-9 मंथ्स हुए थे, तो मेरे एक भाईजान है, एजाज़ हुसैन फ़रज़, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रदर इन आवर फैमिली। तो वो एक्चुअली मेरे ताया अब्बू के दामाद हैं और मेरे अब्बू के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो एक दिन बैठे हुए तो मेरे अब्बू कहते हैं कि आपकी बेटी इतनी लायक है भाईजान, वो मेरे अब्बू को भाईजान कहते हैं, भाईजान आपकी बेटी इतनी लायक है, फिज़िक्स में इसने एमएससी की है, साइंसदान बनेगी ये आप फ्यूचर में। आपने क्या इसको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, इस पे क्या आपने किधर आपने इसको लगा दी है? अब्बू कहते हैं ये भी इसका अपना शौक है, मैं तो इसको नहीं कहा कि आप नौकरी करो, किसी चीज़ की कमी तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ऐसे हालात नहीं है कि मतलब अब्बू की कोई ख्वाहिश नहीं थी कि मैं जॉब वगैरह करूँ, ठीक है? लेकिन मैं ज़ाहिर है आफ्टर एमएससी मैंने कहा कि मैं क्या फ़ारिग तो नहीं बैठ सकती घर में, तो जॉब कुछ तो करनी थी। लेकिन उनकी बात इतनी अब्बू को अच्छी लगी फ़रहत भाई की कि अब्बू ने मुझे कहा कि पुत्र, पंजाबी बोलते हैं हम घर में, पुत्र आगे पढ़ाई करनी है? मैं कहा जी अब्बू जी। अब्बू कहते हैं अप्लाई कर दो, एमफिल कर लो। अब वही घर में फिर बात आ गई कि इस यूनिवर्सिटी में को एजुकेशन, फिर एक दफ़ा फिर मैंने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। मेरे एक भाईजान थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। स्ट्रिक्ट इस मामले में कि यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई के मामले में वो थोड़े से खिलाफ थे। स्पेशली आफ्टर 16 ईयर्स एजुकेशन उन्होंने कहा बाद में तुम लोगों ने घर ही तो सँभालना है, क्या करना है तुमने इतना पढ़ के? तो ख़ैर मेरे बड़े भाई बड़े सपोर्टिव रहे हमेशा से। उन्होंने वो मेरा एडमिशन करवाने में बराबर के शरीक थे। वो हर काम में मेरे साथ-साथ होते थे। उन्होंने मेरे लाइक फॉर्म्स वगैरह फिल किए सब कुछ और उसके बाद टेस्ट जो कुछ भी सारा कुछ होके जब सारी चीज़ें फाइनलाइज़ हो गई उसके बाद हमने फैमिली में अनाउंस किया कि मैंने एमफिल में एडमिशन ले लिया है। तो उसमें फिर वो चीज़ें ख़ैर एमफिल कर लिया। एमफिल में जब एडमिशन हुआ तो मैंने ये तक बातें सुनी कि तुम्हारा बाप सारी ज़िंदगी तुम्हें पढ़ाता रहेगा, उसने तुम्हारी शादी नहीं करनी है, तुम्हारे जहेज़ के लिए पैसे कहाँ से आएँगे? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बू के पास इतने वो किसी चीज़ की कमी नहीं है कि अगर उनके पास ऐसा कोई मसला होता तो वो कभी मुझे ज़ाहिर है पेरेंट्स को पता होता है, तो वो ये चीज़ मुझसे खुद ओपनली शेयर करते थे कि बेटा मेरी इतनी इस्तिताअत नहीं है कि मैं आपकी मज़ीद पढ़ाई अफ़ोर्ड कर सकूँ, ठीक है? ड्यूरिंग माय स्टडीज़ इवन उन्होंने मुझे ये तक कहा कि कभी अपने भाइयों से तुमने कोई चीज़ नहीं लेनी, मैं कभी ज़िंदगी में इस बात का गिला मत सुनूँ किसी से कि बेटा तुमने किसी का एक पाई का भी एहसान लिया है, किसी ने तुम पे एहसान किया है, तुम्हारी पढ़ाई पे खर्चा करके। तो ख़ैर मैंने काफ़ी बातें सुनी इवन मतलब किसी की सपोर्ट नहीं थी सिवाय मेरे अब्बू के और मेरे भाइयों के। मेरी बहन भी मेरे साथ थी, मेरे बहनोई अल्हम्दुलिल्लाह, वो सारे लोग हमेशा मेरे सपोर्ट में रहे हैं और यही आपकी फैमिली आपकी यही होती है, आपके बहन-भाई जो होते हैं। जैसे सादिया के एक भाई हैं, वो बड़े भाई जो कि नाराज़ हैं उनसे इरम के, सेम इसी तरह मेरे साथ भी मेरे एक भाई मेरे एमएस के एडमिशन पे थोड़े नाराज़ हुए थे, एमफिल के एडमिशन पे। लेकिन आफ्टर फ्यू ईयर कुछ अरसे के बाद फिर हमारी थोड़ी दोस्ती हो गई। तकरीबन 1 साल के बाद जब उन्होंने देखा कि मेरे एमफिल के दोनों लाइक फर्स्ट ईयर का जो मेरा रिज़ल्ट था उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर रहा था, दोनों सेमेस्टर्स का। तो उनको ये चीज़ अच्छी लगी कि नहीं अगर गई है तो ये लाइक शी इज़ डूइंग हर बेस्ट, तो फिर काफ़ी अच्छा लगा उनको और इवन फिर पीएचडी पे भी वो काफ़ी खुश थे। तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं वक़्त के साथ-साथ, तो वक़्त लगता है और फिर आहिस्ता-आहिस्ता और वो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब आपका स्टेटस बदलता है ना, लोगों का आपकी तरफ रवैया बदल जाता है। ये वही लोग थे जो मेरे बारे में बातें करते थे, जिन्होंने मेरे अब्बू को इतना स्ट्रेस आउट किया था। मैं जब कोरिया आ गई थी, मैंने आपको बताया कि मेरे अब्बू ने मेरे कोरिया आने से 1 हफ्ता या 6 दिन पहले अनाउंस किया था। इवन घर के अंदर भी मेरे बहन-भाइयों को बताया था कि नजफ़ पीएचडी करने जा रही है। तो कुछ ही दिन है, बस 5-6 दिनों के बाद उसकी फ्लाइट है। इतनी हमने मतलब ये मेरे और अब्बू के दरमियान की चीज़ सीक्रेट रही थी। आप सब सोच सकते होंगे कि कितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कितने काम होते हैं। मैं सब के सब मेरे अब्बू उस तरह के हैं कि वो मुझे कहते थे, "पुत्र मैं तुम्हें पैसे भेज रहा हूँ, जितने चाहिए।" और मेरे सुपरवाइज़र जो थे डॉक्टर रफ़ी, मैं उनको हमेशा यही कहती हूँ अगर मेरे घर में वो अब्बू थे ना, वो कहते हैं ना रूहानी बाप मेरे जो है ना वो मतलब जैसे एक जिस्मानी बाप और एक रूहानी, तो मेरा जो रूहानी एक रिश्ता बना ना वो मेरे अपने सुपरवाइज़र डॉक्टर रफ़ी के साथ बना। उन्होंने मुझे एक-एक स्टेप पे गाइड किया। मुझे डेली कहते थे कि नजफ़ यू हैव टू डू दिस टुडे।
ये डॉक्यूमेंट्स आज हो जाने चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स आज हो जाने चाहिए। अगर उनकी सपोर्ट मेरे साथ में होती तो मैं तो जिसको मतलब इंटरनेट का यूज़ ही मुझे एमफिल में आके पता लगा था कि ये भी कोई चीज़ होती है। ये ईमेल्स के लिए, स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं, ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। हम ऐसे घरों से लोग हैं, हमें जहाँ पे इतना शौक नहीं, हम सिर्फ पढ़ाई के मामले में हम ठीक हैं, हमने कॉलेज में पढ़ लिया, यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया, लेकिन इन चीज़ों का हमें आइडिया ही नहीं था कि इस तरह से दुनिया आगे बढ़ती है। तो लेकिन मैं फिर भी मतलब वही बात है कि ज़िंदगी में आपके साथ मतलब किसी अच्छे इंसान का साथ मिलना भी शायद किसी नेकी का सिला होता है या आपके माँ-बाप की दुआ होती है कि जैसे मेरे सुपरवाइज़र डॉक्टर रफ़ी लाइक ही इज़ द लाइक मेरे लिए वो मेरे बेस्ट मेंटर मेरे लिए मैं उन्हें कहूँ ही वाज़ अ काइंड ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड ड्यूरिंग माय मास्टर्स। मैं अपनी हर परेशानी उनके साथ शेयर करती थी और हर जगह पे मुझे स्टेप बाय स्टेप मुझे गाइड करते गए, चीज़ें समझाते गए कि ऐसे तुमने आगे बढ़ना है, इस तरह चीज़ों को लेके चलना है। एंड आई जस्ट फॉलोड हिज इंस्ट्रक्शंस ऑल द टाइम। मैं उनकी हमेशा उनकी बात सुनती थी जैसे वो कहते थे। आई ऑलवेज ट्राई टू फॉलो दैट लाइक लेकिन अभी स्टिल थोड़ी सी जो है वो अभी तक मैं अपनी पब्लिकेशन पे काम नहीं कर सकी तो ये अभी तक एक एक काम मिसिंग है मेरा स्टिल एमएस के काम का। लेकिन ये चीज़ थी कि फिर पीएचडी के जब मैं यहाँ पे आ गई सिर्फ वो मैं छोटी सी एक बात बताना चाहूँगी कि यहाँ आने के बाद मैं खुद तो अपसेट हुई क्योंकि ज़ाहिर है आप एकदम से फैमिली से दूर आते हो, उस टाइम पे तो इंसान को समझ नहीं आती है। मैं एक्साइटेड भी थी, मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो रही थी, आई केम हियर बट अब्बू जी के साथ जो सिचुएशन थी, जैसे ही मैं यहाँ आई राइट आफ्टर 2-3 डेज़ किसी कज़न की मंगनी थी फैमिली में और जहाँ पे ये बात अनाउंस हो गई, सबको पता चल गया कि नजफ़ नहीं है, तो पता लगा नजफ़ तो पीएचडी करने के लिए साउथ कोरिया जा चुकी है। तो मेरी फैमिली में कुछ लोग मतलब वो मुझे मिलने भी आए ना तो उनकी शक्लें बता रही थी लाइक नेक्स्ट डे मेरी फ्लाइट थी और उससे एक रात पहले फैमिली में कुछ लोगों को पता चल चुका था वो लोग मिलने के लिए आए तो उनकी शक्लें बता रही थी कि दे आर नॉट हैप्पी फॉर दिस लाइक उनको क्यों नहीं पता चला इस बात का इतना सब कुछ हो गया एंड दे डिडंट नो अबाउट इट जस्ट बिकॉज ऑफ माय अब्बू। ठीक है, फिर यहाँ पे आने के बाद अब्बू के साथ लोगों ने मुझे नहीं पता मेरे अब्बू को क्या कुछ बातें सुननी पड़ी या जो कुछ भी मेरे भाई ने मुझे कॉल की मुझे कहते हैं नजफ अब्बू 3 दिन से रो रहे हैं मुसलसल वुड यू बिलीव ना वो खाना खाते हैं, ना वो सो पा रहे हैं। ठीक है, मेरे अब्बू ने मुझे कॉल की, अब्बू कहते हैं मतलब तीसरे चौथे दिन कहीं जाके उन्होंने मुझसे बात की, मुझे कहते हैं बेटा मैं तुम्हें मज़ीद पैसे भेजता हूँ, तुमने जितना कोरिया घूमना है घूम लो, इवन किसी और मुल्क में जाके घूम के आना है ना, तुम घूम फिर के वापस आ जाओ मेरे पास। मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रही तुम्हारी जुदाई, मतलब मैं नहीं सह पा रहा हूँ इस चीज़ को। फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता उनको कन्विंस मैं उनको कैसे बताती कि मुझे आपके बगैर यहाँ पे मेरे लिए कितना मुश्किल हुआ है एकदम से आके यहाँ पे ये चीज़ें फेस करना। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उनको चीज़ें समझ आई, उनको समझाया कि वो ज़िंदगी में इंसान थोड़ा-सा मुश्किल वक़्त है, ये गुज़र जाएगा, तो उसके बाद फिर आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। पूरी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है इंसान को और आपकी मैंने कहा आपकी सपोर्ट थी जो आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, अब इस तरह हर चीज़ छोड़ के मैं वापस नहीं आ सकती हूँ और ज़िंदगी मौका बार-बार नहीं देती है। और खुशकिस्मत लोग खुशकिस्मती आपको पता है क्या होती है कि अगर ज़िंदगी आपको मौका दे रही है और आप उस मौके को पकड़ लो, ये भी मेरे सुपरवाइज़र ने ही मुझे कहा था। ये चीज़ उन्होंने मुझे कही थी। कहते हैं कि लाइक लाइफ इज़ गिविंग यू अ चांस, यू शुड ग्रैब इट। ये कुछ अब आपको कभी कोई मौका गँवाना नहीं चाहिए। इस डर से कि पता नहीं आगे जाके क्या होगा, आप उस मौके को अवेल तो करें एंड देन गिव योर बेस्ट और फिर उसके बाद देखेंगे चीज़ें। मैं जब कोरिया आ गई थी उसके बाद मैंने इतनी हर्डल्स फेस की हैं। मैं आई थिंक सो सना सना आल्सो सना और शायान पीएचडी साउथ कोरिया से ही कर रही हैं एंड दे मस्ट नो यहाँ पे यहाँ का कोरियन कल्चर कितना डिफिकल्ट है। इसको एब्जॉर्ब करना इंसान बिल्कुल पागल हो जाता है, ये पागल होते-होते रह जाता है, बस ऐसी ही कोई सिचुएशन होती है। तो हम अपनी पीएचडी के बाद इंशाल्लाह इस पे भी एक किताब लिखेंगे फ्रेंड्स मिलके कि हमने कैसे-कैसे हालात यहाँ पे देखे हैं। तो लाइक मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है और सब अब मतलब जितने भी अभी मेरी बहनें मुझे देख रही हैं स्पेशली या जो भी कलीग्स या स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो आप सबको मैं यही कहूँगी कि हिम्मत और हौसला कभी नहीं हारना चाहिए। अगर आपने कुछ करने की ठान ली है, तो जस्ट गो फॉर इट। दुनिया की आप लोगों की ज़ुबानें कभी नहीं लोगों के मुँह बंद नहीं करवा सकते हैं आप, लोगों की थिंकिंग आप नहीं चेंज कर सकते हैं। कहते हैं लोग आपके किरदार तक नहीं पहुँच पाते तो इसीलिए वो आपके किरदार पे छींटे उछालना शुरू कर देते हैं, ठीक है? आप अपने आप को खुद मज़बूत बनाओ एंड यू हैव टू चेंज द वर्ल्ड और फिर उसके बाद यही लोग कल को आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आज वो आपके लिए बातें कर रहे हैं, कल को जब यू विल हैव समथिंग तो वही लोग फिर आके आपसे मिलेंगे भी एंड देन दे विल मतलब उनको फिर उस वक़्त आपकी ज़रूरत होगी तो उनके रवैये भी बदल जाएँगे। तो जस्ट गो फॉर इट व्हाटएवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ जस्ट गो फॉर इट, ठीक है? डू योर बेस्ट एंड करने से ही ज़िंदगी में कोई भी शॉर्टकट के थ्रू आपको कभी कुछ नहीं मिलता है। आपको सब कुछ करना पड़ता है। मेहनत करेंगे तो ही ज़िंदगी में कुछ हासिल होगा। सो
कहते हैं हार्ड वर्क इज अ की टू सक्सेस। तो सक्सेस स्टोरीज तो इस तरह बहुत सारी हैं, अभी बहुत सारी चीजें बीच में स्किप की हैं, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। तो नहीं, थैंक यू सो मैंने मच। इसीलिए स्टार्ट में मेंशन कर दिया था ना, ये टॉपिक ही ऐसा है कि हमें, मैं कहती हूँ साल भी मिल जाए तो हम लोग ना अपने आप को रोक ना सके कि हम ये चीज भी शेयर करें, ये चीज भी शेयर करें। तो हमने अपने सेशन का एग्जैक्टली टाइम सना, भी देख एग्जैक्टली। लिया, ऑलमोस्ट 1 आवर तो वैसे ही पास हो गया। तो अगर जो 10-15 मिनट हमें आ गए हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो आई थिंक जितने भी हमारी ऑडियंस है और जो लड़कियां हैं जिनको हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये जो मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ लगी है। बहुत से लोग हैं जो अपना बैकग्राउंड शो नहीं करना चाहते, वो नहीं बताना चाहते हम ऐसी फैमिली से मतलब हमारा जो पीछे का बैकग्राउंड है वो ऐसा है। वो शायद शाय फील करते हैं या कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं कि हम नहीं मेंशन करेंगे कि हम गांव से बिलोंग कर रहे हैं या हमें फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही। तो मुझे बड़ी जो है ना से पॉजिटिव एनर्जी खुद से भी मिली है कि मैंने आज ऐसे गेस्ट ऐसे लड़कियों को बुलाया है जो अपना रियल जो वाकई जो आपकी रियलिटी है आप उसको दुनिया के सामने लेके आए हो। ठीक है, आपने कोई इसमें जो कोई ड्रामा या कोई आपने कोई जो है ना चीज़ों को खुद से बना के शो नहीं किया, जो आपकी रियलिटी है आप उसको दिखा रहे हैं। और नजफ ने बड़ी अच्छी बात की कि हम लोग वो एक एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं कि दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है। तो जब आप कुछ नहीं होते तो सारी नेगेटिविटी आपको तभी फेस करनी पड़ती है, लेकिन वो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी या मैं कहूँगी प्राउड में तब बदलती है जब आप किसी मुकाम पे होते हो। तो वही लोग जो हैं वो आपको सल्यूट भी करेंगे, वो लोग दूसरों को जाके बताएंगे जी ये वाला जो बंदा है ना, ये आपने इसको टीवी पे देख लिया या आपने ये देख लिया, मेरा इससे क्या लिंक है। तो ये चीज़ें अपने आप ऊपर आ जाती हैं। तो मेरी तो मैं अगर बात करूँ मेरी तो फिर स्टोरीज पे कुछ भी नहीं है मेरे सामने। ये इतनी इतनी हर्डल्स वो फेस करके आए हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं फेस। मैं तो पहले ही बात कर रही थी ना कि हम तो फिर कहेंगे कि हम सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हुए हैं। इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, बस इतना था कि जैसे सुना हुआ था कि लड़कियां बाहर नहीं पढ़ती, क्योंकि मेरी भी फैमिली में कोई एग्जाम्पल नहीं थी कोई पीएचडी किसी ने की हो, लड़का भी कोई बाहर जाके नहीं पढ़ के आया था। लेकिन वैसे लोग पढ़े लिखे हैं फैमिली में, लेकिन सिर्फ एक ही नया स्टेप था कि फॉरेन पता नहीं कैसा होता होगा, कोई का तो कभी नाम ही नहीं सुना। और मैं ज़्यादा इस पर बात भी नहीं करूँगी क्योंकि मेरा ऑलरेडी इसके ऊपर इंटरव्यू आ गया बड़ा, मैंने कंप्रीहेंसिवली अपनी पूरी लाइफ जो है ना उस पर शेयर की हुई है। तो बस मैं ये बताऊँगी कि मुझे तो सपोर्ट मिली है, मेरे भाइयों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी अम्मी ने मुझे सपोर्ट किया, सिस्टर जितने भी जो आपके अपने खून के रिश्ते होते हैं ना, आपके भाई, आपकी मदर, फादर, मेरे फादर हयात नहीं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन वो अपनी जिंदगी में ये कहते थे कि मेरे इतने बच्चे पढ़े लिखे हैं कि मुझे इतना मेरा सीना चौड़ा हो जाता है फखर से कि मैं सबको जाके बताऊं कि मेरे जो सारे बच्चे हैं मास्टर सब ने किया हुआ है, ये जॉब कर रहे हैं। तो इतना वो फखर महसूस करते थे। तो अगर आज वो जिंदा होते तो वो मुझे प्रोग्रेस करते हुए देख रहे होते तो इंशाल्लाह वो और ज़्यादा जो है ना इसको खुशी महसूस करते। और ऑब्वियसली मेरी मदर हैं वो प्राउड बहुत फील करती हैं, मेरे भाई हैं बहुत प्राउड फील करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ, मैंने जैसे सुना है कि भाई आपके लिए वो इतना वो नेगेटिव हो जाते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है मुझे ऐसा कुछ नहीं फेस करना पड़ा। मेरे तो भाई बहुत प्राउड फील करते हैं इस चीज़ पे और उन्होंने फुल सपोर्ट भी किया हर स्टेप पे। तो मेरे भाई हैं सारे, सब ने मुझे और नजफ ने बड़ा मेंशन किया अपने सुपरवाइज़र को, तो मुझे खैर सुपरवाइज़र वगैरह से कोई इतनी सपोर्ट नहीं मिली। लेकिन मेरे एक टीचर थे, थोड़ा-सा उनके साथ फैमिली टर्म्स भी थी, मैं उनको उनका नाम ज़रूर मेंशन करूँगी अगर वो सुन रहे होंगे, तो मैं उनकी बड़ी जो है ना शुक्रगुज़ार हूँ, सर इमरान। उन्होंने बड़ा वो घर पे आके स्पेशली मेरी फैमिली को कन्विंस किया कि नहीं ये बड़ी प्राउड की बात है, आप इसको जाने दें। मेरे एक अंकल हैं, मेरी भाभी हैं, उनके फादर हैं, उन्होंने जो है ना डॉक्टर इम्तियाज़ हैं उनका नाम, मैं अगर वो भी सुन रहे होंगे तो मैं उनको भी ज़रूर मेंशन करूँगी। उन्होंने भी जो है ना पॉजिटिव एनर्जी दी थी कि नहीं ये बहुत अच्छी एक प्राउड की बात है, आपको इसको ना अपनी बेटी को जाने देना चाहिए। और आज मेरी फैमिली में भी उन्होंने नेगेटिव बातों को सुना, सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के बिल्कुल स्टार्ट में ग्रेजुएट हो जाऊंगी। तो उनके लिए बड़ी एक प्राउड की बात है कि हमारी फैमिली पूरी फैमिली में से हमारे घर की बेटा भी नहीं बेटी है जो सबसे पहली पीएचडी ग्रेजुएट होगी और हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा। और इंशाल्लाह मेरी वजह से मेरी सिस्टर के लिए आसानियाँ पैदा हुई हैं, वो भी चाइना से पीएचडी उसने भी स्टार्ट की है। तो ये जो हमारी जितनी भी बहनें हैं, सिस्टर, छोटी बहनें कह लें, बड़ी बहनें जो शादी कर चुकी हैं, जो भी हैं, जो समझती हैं और ये सोचती हैं कि उन्हें आगे निकलना है, हायर एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि आपने जॉब करनी है,
जॉब करनी है, आपने पैसा अर्न करना है, क्योंकि ये हमें बड़ी बातें सुनने को मिलती है कि पैसा ऑलरेडी आपके पास इतना पैसा है, ठीक है, आपकी हर ख्वाहिश पूरी की जा रही है, तो आपने इतना पढ़ के क्या करना है, नौकरी क्यों करनी है। तो मुझे एक चीज ये थोड़ा सा समझने में अभी तक मुश्किल होती है। मैं ये कहती हूँ कि अगर आपने इतना पढ़ा है, पढ़ के आपने जॉब ही करनी है, और जॉब वो चीज है जो बगैर पैसों के नहीं होती। मतलब अगर आप किसी भी सेक्टर में जाते हो, आप यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर लग रही हो, तो आप फ्री में तो नहीं पढ़ाओगे, ऑब्वियसली आपको उसके पैसे मिलेंगे, आप अर्न कर रहे हो। दूसरी ये बात कि हमारे जो शैनिला ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज किया था, तो मैं कहूँगी जैसे सादिया ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि भाई जो उनसे हैं वो थोड़ा सा, नजफ ने भी शेयर किया कि भाई जो थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं, तो मैं कहूँगी भाई सारे अच्छे होते हैं, भाइयों का ये मसला नहीं, तो बस सोसाइटी की बातों में वो आ जाती है ना, कि बाहर उन्होंने निकलना है, तो उनको जो है ना बातें सुनने को शायद मिल जाती है, इसलिए वो जो ना इस चीज़ पे आ जाते हैं। तो शैनीला, हम लोग जब बात आपस में लाइव सेशन पे आने से पहले बात कर रही थी, तो शैनीला ने ये बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, जैसे शैनीला अपनी सिस्टर को जो है वो हाईलाइट कर रही है कि उन्होंने बहुत फेवर किया, सपोर्ट किया। तो नजफ ने कहा कि पहले वो थोड़ा सा नेगेटिव थे लेकिन बाद में पॉजिटिव हो गए, तो हम इंशाल्लाह दुआ करते हैं सादिया के भाई भी इंशाल्लाह जो है ना वो किसी ना किसी दिन उनको जो है ना प्राउड ज़रूर फील होगा। तो हम इंशाल्लाह। अपने इस सेशन के थ्रू ये मैसेज देना चाहेंगे कि बहनें और भाई एक दूसरे का प्राउड ही होते हैं। अगर भाई कुछ कर रही हैं तो वो बहनों के लिए फ़ख्र की बात होती है, तो बहनें कुछ कर रही हैं तो वो भाइयों के लिए फ़ख्र की बात है। अगर आपकी बहन पॉजिटिव कोई अच्छा काम करना चाह रही है तो आप उसकी स्ट्रेंथ बने, जैसे पेरेंट्स स्ट्रेंथ बनते हैं ना। नजफ ने मेंशन किया कि उसके अब्बू ने हर चीज़ को कवर अप किया, रिवील ने किया कि नज़रों में आ जाता है या लोग नेगेटिविटी क्रिएट करेंगी, तो भाई भी ऐसी चीज, भाई हैं, शनीला ने जैसे मेंशन किया उनकी सिस्टर हैं, तो ये भाई बहन भी है जो ये भी पॉजिटिव एनर्जी बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें एक जो बात सुनने को मिलती है ना, वो हज़रत यूसुफ का किस्सा आ जाता है कि बहन भाइयों का हसद होता है, तो हसद एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन अगर आप किसी के लिए अच्छा करोगे, आप अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, लाइक अगर मैं इस स्टेज पे हूँ, मैं अगर पीएचडी कर रही हूँ, तो मेरे बहन भाई भी सबको फखर से बता रहे हैं, ये सिर्फ मेरा फखर नहीं है, उनका भी फखर है। आपके घर में से अगर एक भी हीरा बनता है तो वो सारी फैमिली के लिए हीरा बनता है। तो इंशाल्लाह हमारे इस जो सेशन से जितनी भी लड़कियां उनको एनर्जी मिलेगी, हमने जिन्होंने अपनी रियल लाइफ के सीन्स शेयर किए, मैं तो खुद जो हूँ ना उससे बहुत इंस्पायर हो रही हूँ। अगर मैं पीएचडी के बाद कोई फाइनल और कोई डिग्री होती तो मैं इस मोटिवेशन से उस डिग्री को भी कंटिन्यू करने की कोशिश करती, लेकिन मैं ऑलरेडी जो है ना फाइनल डिग्री तक पहुंच गई हूँ। लेकिन जो लड़कियां करना चाह रही हैं, घरों से निकलना चाह रही हैं, लेकिन उनको भी इस तरह के जो इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे हमारी जितने भी गेस्ट हैं उनको फेस करने पड़े, तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि उनको इससे हमारा एक एम था स्कॉलर स्टॉक का स्पेशली, कि हम जो है मोटिवेशन दे, तो वो मैसेज उनको ज़रूर मिला होगा। हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं 5 मिनट में। तो मैं अब लास्ट में सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दूंगी कि आप इस सेशन से रिलेटेड, इसके टॉपिक से रिलेटेड जो एक पैगाम देना चाहती हैं, जो हमारी डिस्कशन में रह गया, एक पॉजिटिव पैगाम थोड़े से टाइम में है ताकि हम इसको एंड करें। तो मैं सबसे पहले शनीला को टाइम दूंगी। शनीला कह रही थी कि मैं वैसे ही जूनियर हूँ, तो मैं तो स्टोरी सुनने के लिए आई हूँ, ये सारी जो मेरे से सीनियर्स बैठी हुई हैं अपनी लाइफ स्टोरीज शेयर करेंगी। तो शनीला मैं ऐसा आपको टाइम दूंगी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी आपकी लाइफ जर्नी से, एजुकेशन की जो आपकी जर्नी है। थैंक यू सनापी। अच्छा, वैसे रेयरली होता है, मैंने नहीं देखा अपनी अभी तक की जिंदगी में कि 20s में आप अपने एज फेलो को कभी इंस्पिरेशन मानो। तो मेरा जो इरम के साथ इंटरेक्शन हुआ तो वो यहीं इजमीर में हुआ था। और एक होता है ना, एक कुछ लोगों से आपको बहुत बहुत पॉजिटिव भी लफ्ज ना बहुत छोटा है, बहुत गोल्डन वाइब्स आती हैं। तो इरम से मुझे वो वाइब मिली थी। तो अपने 20s में अगर मैं किसी को इंस्पिरेशन मानूं ना अपने ही एज फेलोज में, तो आई विल क्लियरली से इरम। तो इसीलिए मैंने आपको सजेशन भी दी थी इरम की। और दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगी, मतलब हमारी जो बाकी मेरी बहनें हैं, आप लोग बड़े हो, आप लोगों ने भी काफी हर्डल्स देखे। एक चीज जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी, फैमिली हर्डल्स होते हैं, सोसाइटी हर्डल्स होते हैं, आप इनको बता देते हो, प्रोमिनेंट होते हैं। पर एक हर्डल जो एज ए स्टूडेंट मैंने फेस किया, वो मैंने इस चीज को महसूस किया। एक होती है सेल्फ ग्रोथ जो आप अपनी खुद की करते हो, एक होती है इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ। अब जैसे इरम ने भी बात की कि वो लाहौर चली गई,
पंजाब यूनिवर्सिटी एक बड़ा होराइजन था, एक बड़ा एक्सपोजर था। विद द पैसेज ऑफ टाइम सीखने को मिल गया। समझ रहे हैं आप लोग भी मतलब आपको इंस्टीट्यूशन लेवल पे वो चीजें नहीं फेस करनी पड़ी जो मुझे करनी पड़ी। मेरी इंस्टीट्यूशन लाइक obviously इट्स इस्लामिक यूनिवर्सिटी, इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी, बट द थिंग इज जो एक बैकवर्डनेस है, जो एक कंजर्वेटिवनेस है, वो इंस्टीट्यूशन में भी पाई जाती। तो जो इंस्टीट्यूशन इस चीज से गुजर रहा हो उसका स्टूडेंट ऑटोमेटिकली उससे गुजरता है और वो काफी नेगेटिवली उसको इफेक्ट करता है। तो जब मैं इस सारे प्रोसेस से गुजर रही थी, मुझे तो इवन रिसर्च प्रपोजल क्या होता है या स्टडी प्लान क्या होता है इनके नामों तक का नहीं पता था। हर सब्जेक्ट का अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, स्कॉलरशिप के सब्जेक्ट की भी अपनी टर्मिनोलॉजी है। तो जब मैं इसके मुतालिक आपको फिर अपना सीनियर ही दिखता है, क्योंकि मेरी फैमिली में तो कोई नहीं था, तो मुझे मेरा सीनियर दिखता था कि मेरे सीनियर में ये कॉन्टेक्ट लिस्ट है मेरी, तो मैं इनसे पूछूं तो उनको भी नहीं पता होता था। तो मैं क्या बोल रही हूँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो कहते हैं ना, वो उर्दू स्पीकिंग के सामने तुर्की बोल रहे हो तो समझ नहीं आ रहा, वो हाल होता था मेरे साथ। तो फिर सब कुछ खुद बनाना, इकट्ठा करना, तो उसमें ये है कि कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होता है। वो चाहे आपको फैमिली से मिल जाए, चाहे आपको अपने क्लास फेलो से मिल जाए, चाहे आपको कुलीग से मिल जाए, तो ये आपको ये रहमत होती है और ये अल्लाह की तरफ से आ जाती है। तो इसमें जब मैंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की, तो मुझे जो मेरा कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट था वो मुझे मेरी फैमिली से भी मिला, मुझे कहीं ना कहीं मेरे क्लास फेलो से भी मिला, कहीं ना कहीं टीचर से भी मिला। तो उसमें जो इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ है उसमें मैं अपने, अगर मेरी ऑडियंस में इस वक्त यहाँ पर टीचर्स भी मौजूद है, तो काइंडली अपना, अगर आप अपना कोई स्टूडेंट देखें क्लास में जो इन सारे प्रोसेस से गुजरना चाह रहा है, जो इन सब चीजों को परजू करना चाह रहा है, उसकी स्ट्रेंथ बने, उसको आप इग्नोर ना कर दें। या और प्लीज अपने आप को अपडेट भी रखें। मतलब एक टीचर होता है, मैंने कई एक बिहेवियर देखा प्रोफेसर में, हम तो प्रोफेसर बन गए अब हमारा काम खत्म, हमारी जर्नी खत्म। इंसान की जर्नी मरते दम तक खत्म नहीं होती। बीइंग अ स्टूडेंट मेरी एक जर्नी है, बीइंग अ टीचर आपकी एक जर्नी है। तो बीइंग अ प्रोफेसर, अगर आपके पास कोई स्टूडेंट आता है, काइंडली डू रिसर्च। अगर आपको नहीं पता, अगर आपको पता तो काइंडली डू हेल्प। ठीक है, तो उसमें आप ये ना कहेंगे आई डोंट नो, दिस इज द बेस्ट आंसर आई विल से। ठीक है, तो आप उसे इग्नोर ना करें, अपने आप को अपडेट रखें। आप भी किसी स्कॉलरशिप पे अगर बाहर गए थे, पढ़ाई की, आज प्रोफेसर बन गए हैं, तो आप 15 साल पहले गए थे, आज 15 साल बाद क्या क्राइटेरिया है, सेटअप क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, अपनी एकेडमिक्स में, अपने करिकुलम में अपने स्टूडेंट्स को इस चीज को भी बताएं, अपनी स्टोरीज में इन चीजों को शामिल करें, ताकि कल को जब फाइनल ईयर का स्टूडेंट पास आउट हो रहा हो तो उसे पता हो मोटिवेशन लेटर क्या है। आप उसे खुद बताएं, बच्चा जाने से पहले रेफरेंस लेटर ले जाओ, जाने से पहले इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ले जाओ, यह आपका हक है और आपको मिलना चाहिए, आपके काम आ सकता है। नहीं भी आपने इस्तेमाल करना, अपने पास रखें। ये बीइंग अ टीचर, बीइंग अ प्रोफेसर, बीइंग अ लीडर, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इंस्टीट्यूशन से भी काइंडली, हमारे जो हायर एजुकेशन के मामले में है वो काफी ब्लैंक बिहेव करते हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ठीक है, सोसाइटी फैमिली की प्रॉब्लम्स को हम इंडिविजुअली बर्दाश्त कर लेते हैं कहीं ना कहीं, पर जब आती है बात इंस्टीट्यूशन की, हम एक बड़ी चेंज नहीं ला सकते एक आदमी, एक फर्द। तो काइंडली उन चीजों पर अपना फोकस रखा करें। मतलब मैं जब एचईसी की टेस्टेशन करवा रही थी, छोटा सा इशू था मेरी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री में, जिसकी वजह से मुझे एक दिन में पूरी की पूरी ट्रांसक्रिप्ट रिवाइज करवाना पड़ी थी, जस्ट बिकॉज ऑफ अ स्मॉल इशू। और वो मेरा मेरा मसला नहीं था, वो मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं थी, वो डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम थी। ठीक है, बट अगेन अल्लाह ताला ने मदद की और हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि आप जहां हो सके, बीइंग अ इंडिविजुअल, किसी की मदद करते हुए जितना आपके हाथ में हो आप करें, तो इट विल बी लाइक टोटली ग्रेट। तो आज जैसे हम सब ने मेंशन किया, जिन लोगों ने हमारी मदद की, मेरे फैमिली में मेरी पूरी की पूरी फैमिली, मेरे बहन भाई, मेरे टीचर्स में डॉक्टर रावजल ने मेरी बड़ी मदद की थी जब मैंने ये ट्रांसक्रिप्ट रिवाइज करवाई। तो जो लोग हमारी मदद करते हैं, इंसान उनको याद रखता है। तो अपनी अच्छी यादें देके जाएं सबको। और क्योंकि जब मैं कॉमनवेल्थ के इंटरव्यू के लिए गई थी, तब मैंने इस चीज को बहुत महसूस किया था कि एक इंस्टीट्यूशन की जो ग्रोथ है वो कितनी मायने रखती है। मतलब मेरी बेस बहुत अच्छी है, मैं फौजी फाउंडेशन और डीपीएस जैसे स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, तो एजुकेशनल बेस बहुत अच्छी है। पर जब बात आई हायर एजुकेशन की, तो मेरे इंस्टीट्यूशन ने मुझे क्या ग्रोथ दी, इट ऑल्सो मैटर अलॉट।
तो इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट टू ऑल आवर एल्डर्स कि इस चीज को भी काइंडली समझें। और बस मेरा यही पैगाम है। और मोटिवेशन अपनी जरूर रखें। मेरी मोटिवेशन में दूसरी मोटिवेशन मेरे जूनियर्स भी थे। मैंने जब अप्लाई किया था तो मेरा मकसद ये नहीं था कि मैंने बाहर जाके ही मास्टर्स करना है। मेरा मकसद ये था कि मैं बेशक सिलेक्ट ना हूं, पर मुझे प्रोसीजर पता होगा, मुझे एप्लीकेशन प्रोसेस पता होगा, मैं अपने जूनियर्स की हेल्प कर सकती हूँ। मेरे पास कल को कोई आएगा कि इसका पता है, तो मैं उसको कहूंगी हाँ, आई टोटली नो इट एंड आई कैन हेल्प यू। तो मेरी ये मोटिवेशन भी थी। और अल्लाह का शुक्र है, मैंने कई लोगों की इस मामले में हेल्प भी की। और बड़ी खुशी होती है जब लोग आपको फिर आके मैसेज करते हैं कि मेरी सिलेक्शन हो गई है और मैं वीजा के लिए एम्बेसी जा रहा हूँ। तो काइंडली सबसे रिक्वेस्ट है कि हेल्पिंग हैंड बने, तनकीदी सवाल ना करें, ऐसे सवाल ना करें जिसका जवाब ही ना हो। और माँ एक्चुअली एज ए कैंडिडेट हमें ये सवाल नहीं सुनने को मिलते। माँ बाप पे बड़ा प्रेशर डाल देते हैं, आप लोगों ने भी जैसे कहा, ऐसे ऐसे सवाल हो जाते हैं कि माँ बाप परेशान हो जाते हैं। ठीक है, जिस तरह हम शादी होके भी तो दूसरे घर जाते हैं, दैट्स अ परमानेंट चेंज। हम यहाँ से वापस अपने ही घर जाएंगे। तो सवाल हो जाते हैं, कब आओ, कब आएंगी, आएगी कि नहीं आएगी। तो इट्स नॉट योर कंसर्न, इट्स टोटली अ पर्सन's लाइफ। तो आप काइंडली अपने फिर ऐसे सवाल ही ना करें जिनका जवाब ही नहीं है। तो बस यही है सब कुछ। थैंक यू सो मच। आप नहीं, ये काफी वही ना कि ये लर्निंग प्रोसेस है। हायर एजुकेशन में सिर्फ आप एजुकेशन से लर्न नहीं कर रहे, आप सोसाइटी से बहुत सी चीजें लर्न कर रहे हैं। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है। और मैं कहती हूँ कि हम लोग जो जैसे बेसिक एजुकेशन के बाद लड़कियों की शादी हो जाती है ना, तो उनमें इतनी मेच्योरनेस नहीं होती। ये जो नहीं होती। एजुकेशन का पीरियड है, ये हमें बहुत मेच्योर करता है। हर चीज को एग्जैक्टली। देखने का नजरिया ही बदल जाता है। मैं तो वही मैं बात कर रही हूँ ना कि शादी तो एक परमानेंट चेंज है। ठीक है, आप केमिस्ट्री में कहते हैं ना परमानेंट रिएक्शन, जिसके बाद कोई वापसी का रास्ता ही नहीं है। बिल्कुल तो ऐसा यहाँ तो एक टेम्परेरी तो है, हमें पता तो है हमने वापस उसी घर में जाना है। तो एक इसको आप, मैं तो कहती हूँ हर बच्ची को ना, माँ बाप को चाहिए हर बच्ची को हॉस्टल भेजा करें। बिल्कुल। डॉर्मेट्री लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फनी है, मैं घर में सबसे छोटी हूँ, लाडो में बड़ी पली हुई हूँ। मुझे खाना तक खाना नहीं आता था, स्कूल हाई स्कूल तक। मैं खाना पकाना तक नहीं जानती थी। और आज अगर आप आपको तो पता है, आज मुझसे पूछो मेरे से अच्छा शेफ नहीं है डॉर्मेट्री। ऐसे क्यों? ही है कि ना, मम्मा कितने कहती है स्किल्स सर, इम्प्रूव होते हैं। मम्मा स्किल्स, कहती और है ये सर पे पड़ती है आ जाती है। और और ये सिर्फ ठीक बात लड़कियों है। के लिए नहीं, मैं कहती हूँ लड़कों को भी इंडिपेंडेंट भी एक दफा रहना एग्जैक्टली। चाहिए। आपको ये जो आप ये आपके अपने स्किल्स इंप्रूवमेंट होते हैं। आप नॉलेज में बिल्कुल। आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है, आपके कुकिंग के स्किल्स इंप्रूव हो रही है। और बहुत सबसे बड़ा जो आपका जो माइंड है ना, वो इतना वास्ट होता है कि खुल आप जाता है, लोगों को बर्दाश्त करना आता है। वरना हम इतने बर्दाश्त शॉर्ट करना टेम्पर आता है, होते बिल्कुल। हैं, छोटी मतलब छोटी सी मैं बातों को इसमें ठीक एक और करते हैं। बताना चाहूंगी, हमारी जब फेमिनिज्म की ये जो बात चलती है तो उस पे बड़ी बहसें हो जाती है कमेंट सेक्शन में। तो मेरा मानना है, चाहे कुकिंग हो या कमाना हो, दोनों लाइफ स्किल्स हैं। इंसान होने के लिए दोनों लाजमी है, खुराक भी लाजमी है और खुराक को हासिल करना भी लाजमी है। तो व्हेन यू आर अ ह्यूमन बीइंग, तो बीइंग अ ह्यूमन आपको ये हासिल करना ही है। तो इसको सीखना, इसको हासिल करने की स्किल्स आपको आनी चाहिए, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो। तो चाहे लड़का है वो कमा भी रहा है और खुद पका भी रहा है, तो इट्स नॉट अ बिग डील, इसको टैबू बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर लड़की है, अपने पूरे घर के लिए एक बड़े होने की हैसियत से अपना पूरा घर चला रही है, ठीक है, एक कफील है, तो ये भी इसको भी टैबू बनाने की जरूरत नहीं है। इट्स टोटली नॉर्मल। तो कई चीजों को हमें नॉर्मलाइज करने की जरूरत है, ताकि हम सीख सकें, बीइंग अ नेशन, हम एक बाशऊर कौम बन सके। बिल्कुल। और यहाँ पे आपने वो अर्निंग की बात भी कर ली ना, तो मैं कहती हूँ इस लाइफ में आपको पैसा खर्च करने का भी बड़ा शौर आता है। जब आप बिल्कुल। डिपेंडेंट होती हो ना, आपको पता है बस ऑर्डर कर दिया, फरमाइश कर दी, ये चीज चाहिए, देखा नहीं है उस पे बिल्कुल। पैसे कितने लग रहे हैं। तो और यहाँ और पे जब आप आपको अपने हाथ से खर्च करते हैं, तो आप देखते हैं कि ये चीज आपने लेनी है, इस पे इतने पैसे लग रहे हैं। बिल्कुल। तो ये भी आपकी जो है ना, मैं कहती हूँ ये भी एक बड़ा अच्छा काम होता है। और कई लोग ईगो को और सेल्फ रिस्पेक्ट को काफी कंफ्यूज कर जाते हैं। इस लाइफ में आप ईगो क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, उसको समझते हैं। मेरे भाई ने बिल्कुल। मुझे वैसे ही $100 भेज दिए, ठीक है, अभी 3 महीने की बात है, वो मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किए। क्यों? मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, आई डोंट वांट टू यूज इट। मैं अपना मेरा अपना है, जो भी मेरे पास आता है मंथली, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट एंड आई हैव टू बी हैप्पी विद दैट।
तो ये जो लाइफ है, इट मेक्स यू अंडरस्टैंड के बीइंग अ ह्यूमन व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। आप एक आदमी होने की हैसियत से सिर्फ एटीएम मशीन नहीं है, या आप एक औरत होने की हैसियत से सिर्फ शेफ नहीं है। आप एटीएम और शेफ दोनों हो सकते हैं। आपको सबसे पहले इंसान बनना है। तो ये बस जो पॉइंट चीजें हैं, ये हमें है समझने की बिल्कुल जरूरत है। ऐसे ही है, चीजों की वैल्यू आपको समझ में आती है, चाहे वो फिर पैसा बिल्कुल, हो या फिर आपके स्किल्स हो। एग्जैक्टली। टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया, अगर किसी का कोई स्पेसिफिक मैसेज रहता है तो वो कन्वे कर दे, वरना हम इसको फिनिश करते हैं। जी सादिया। सादिया आई थिंक आप माइक माइक म्यूट है। माइक ऑफ कर दिया। हाँ, ओके। तो मैं इसमें 3-4 चीजें ऐड करना चाहूंगी। हमने ये तो बता दिया, हर्डल्स फेस किए, फाइनेंशियल हर्डल फेस किया, सोसाइटी प्रेशर फेस किया, ये सब चीजें फेस की। साथ साथ हमने ये भी बताया कि उनको इग्नोर करना है, लेकिन उसमें स्टिल मैं 3-4 चीजें ऐड करना चाहूंगी कि आप इन सब चीजों से कैसे डील कर सकते हैं। और पहली चीज जो मैं आपको बताऊंगी ना, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, कभी भी अपने पेरेंट्स के वो क्या करते हैं उस पे आपने शर्मिंदा नहीं होना। आपका बैकग्राउंड क्या है उस पे आपने शर्मिंदा नहीं होना। मैं एक चौकीदार की बेटी हूँ, अगर आप एक माली के बेटे हैं, अगर आप वेटर के बेटे या बेटी हैं, या आपकी अम्मी कहीं किसी स्कूल पे काम करते हैं, या कोई फ्रूट की रेड़ी लगाता है, आपने इस चीज को वो नहीं समझना कि ये कोई गलत चीज है। दिस इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, नॉट टू थिंक लाइक मेरे अम्मी अबू ये करते हैं। और मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मैं शुरू से ही ऐसी थी, मैंने कभी शायद फील नहीं किया, या मैं कभी शर्मिंदा नहीं हुई, या मैं कभी एहसास कमतरी का शिकार नहीं हुई। मैं यहाँ पे वो चीज भी बताऊंगी, मैं बहुत एहसास कमतरी का शिकार बची रही हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के। इवन अपनी यूनिवर्सिटी के 2-3 साल तक मैं यही मतलब समझती थी। मैं अपने दोस्त अपने फ्रेंड सर्कल के साथ कभी एम्पोरियम मॉल नहीं जाती थी, कभी कहीं नहीं जाती थी। मुझे लगता था कि नहीं, मुझे चम्मच या वही छुरी कांटे से खाना नहीं आता, मुझे ड्रेसिंग सेंस नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता, तो मैं बिलोंग नहीं करती इस ग्रुप में, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। और मतलब बहुत एक शाय वाला एक सीन था, बोलती नहीं थी। एक बहुत, अगर आप मेरे फ्रेंड सर्कल से पूछें, वो मुझे कहते हैं कि मैं टोटली चेंज हो चुकी हूँ। तो जो पहले साल इरम उनको मिली थी, वो उनको लगता है कि अब ये इरम वो इरम नहीं है, क्योंकि पहले साल मतलब वो पहला साल था जब मैं शाय थी। मतलब मेरे अब्बू मुझे यूनिवर्सिटी से लेने आते थे, तो मेरी कोशिश होती थी उन्हें कहूँ कि मुझे थोड़ा दूर, मैं अब उस बात पे शर्मिंदा भी हूँ, लेकिन कि वो मुझे कहीं दूर थोड़ा लेने आए, क्योंकि वो अपने चौकीदार की यूनिफॉर्म में आएंगे तो मेरे फ्रेंड्स देखेंगे कि मेरे अब्बू चौकीदार है। लेकिन आज मैं उस चीज पे प्राउड फील करती हूँ। तो जो भी बच्चा या बच्ची इस चीज से गुजर रहा है कि हमारे माँ बाप इस तरह से हैं, तो हम आगे बढ़ नहीं सकते, या हम अपने अमीरों के फ्रेंड सर्कल में बात नहीं कर सकते या बोल नहीं सकते, तो आपने उस चीज को अपने आप अंदर से खत्म करना है। वो आपका पहला स्टेप होगा ग्रोथ का, बिलीव मी, वो आपका पहला स्टेप होगा ग्रोथ का, जब आप उस चीज को निकाल देंगे। मैंने फिर ये सीखा कि ठीक, पहली चीज तो आपने ये करनी है ना, अपने अंदर से वो एक निकाल दें शायनेस। शर्मिंदा होना, किस बात की शर्मिंदगी है? आपके पेरेंट्स हार्ड वर्किंग है, उनके पास उनकी जद्दी पुश्ती जायदाद नहीं है, तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। वो आपको इस चीज पे प्राउड होना है कि वो इतनी स्ट्रगल करके भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं इतने आगे मुकाम तक। आप उन्हीं लोगों के साथ पढ़ रही हो जो जिनको सेल्फ मेड चीजें मिली हैं। आप दो, उनकी भी एक जर्नी होगी, उन्होंने भी चीजें फेस की होंगी, लेकिन मतलब आपके फ्रेंड्स गाड़ियों पे आते हैं ये वो, और आपके पापा, आपको आपके अब्बू जान, आपके बाबा जान, जो भी आप कहते हैं, वो आपको सुबह धुंध में बाइक पे छोड़ने आते हैं यूनिवर्सिटी, तपती धूप में आपको लेने आते हैं यूनिवर्सिटी से। तो दिस इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, नॉट टू बी लाइक कि मेरे अब्बू तो इस तरह से आ रहे हैं, या ये वो, या इस तरह से हो रहा है, या उस तरह से हो रहा है, या मेरी अम्मी स्कूल में आया है, या इस तरह की चीजें। ये दिस इज समथिंग, ये बहुत प्राउड होने की चीज है, जो मैंने भी बहुत देर से सीखी है, जो मुझे लगता है कि एक लैकिंग है, मुझे बहुत जल्दी सीख लेनी चाहिए थी। मैं भी उन चीजों से गुजरी हूँ। बहुत सारे बच्चे गुजरते हैं जो इस तरह मेरे जैसे बैकग्राउंड से, वो फील कर सकते हैं कि विलेज से हैं, मम्मी अब्बू कोई भी खानदान में पढ़ा लिखा नहीं है, पेपर्स मतलब बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है उसका नहीं पता, अच्छा मोबाइल नहीं है, अच्छा लैपटॉप नहीं है। तो इस चीज, जब आप किसी मुकाम पे पहुंच जाएंगे ना, तो ये सब चीजें मैटर नहीं करेंगी, बल्कि सब कहेंगे कि वाह, एक अमीर बच्चा, वही जैसे कोई एक अमीर बच्चा टॉप करता है तो कोई भी खुद मतलब कहता है हाँ इट्स नॉर्मल, उसके पास मौका था, सब था। लेकिन कोई एक इस बैकग्राउंड से आगे जाते हैं तो आपको अप्रिशिएशन भी फिर ज्यादा मिलती है। तो फिर आप जब आगे चले जाएंगे तो ये चीज मैटर नहीं करेगी। पहली बात तो ये।
दूसरी बात अब मैं जरा जल्दी में कहूंगी कि दूसरी बात ये कि जो चीजें नेगेटिव है ना, आप उन्हीं को अपनी पॉजिटिविटी बना लो, उन्हीं को अपना मोटिवेशन बना लो। उन्हीं चीजों को, आपकी नेगेटिविटी है कि आपके फाइनेंस अच्छे नहीं है, उसी को मोटिवेशन बना लो। मतलब ये कि अगर मेरा बड़ा भाई इस तरह का है कि वो चाहता है कि मैं बाहर ना जाऊं, पढ़ूं ना, ये वो उसकी अपनी, मैं उसकी सोच को भी गलत नहीं कहूंगी कि वो किस तरह से सोचता है। वो इसलिए नहीं कह, वो जेलसी में नहीं कह रहा कि बाहर जाएगी आगे बढ़ेगी या मुझसे आगे निकल जाएगी। वो एक चलो एक रिलीजियस या कैसे एक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कह ले, वो अपनी अपनी सोच तक महदूद, या कह लो उसकी सोच है, वहां तक वो ठीक सोचता है, तो मैं उसे भी बुरा नहीं कहूंगी। लेकिन जहाँ एक वो भाई है, तो वहाँ मेरा छोटा भाई भी है जो मुझे सपोर्ट भी कर रहा है, वो मुझे कह रहा है कि हाँ पढ़ लो। एक मेरे पापा हैं जो मेरे लिए, मेरे बाबा हैं, वो मेरे लिए सुबह शाम मतलब मुझे लेने आते हैं, छोड़ते हैं। तो उन जो आपने नेगेटिव चीजों को नहीं देखना, पॉजिटिव चीजों को देखना है। पहले अपने बैकग्राउंड से शाय नहीं होना, दूसरा नेगेटिव चीजों को नहीं देखना, पॉजिटिव चीजों को देखना, इवन नेगेटिव चीजों को भी पॉजिटिव कन्वर्ट करने की में कोशिश करनी है। तीसरा, अगर आपको कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो मैं आपको बस एक पैगाम देना चाहूंगी, कभी भी ये ना कहें कि मैं आइल्स का टेस्ट नहीं दे सकती या मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मेरे फाइनेंशियल इश्यूज हैं। गो फॉर इट, करें। आपको अल्लाह ताला ने हाथ पांव दिए हैं, सब दिए हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फैमिली बाहर नहीं जाने देती, आप घर बैठ के बहुत सारे छोटे छोटे काम करके कर सकते हैं ये चीजें। मतलब इस टॉपिक पे भी एक बात हो सकती है कि बच्चों को यूनिवर्सिटी लेवल पे अपने फाइनेंस कैसे वो कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं डिजर्विंग स्टूडेंट्स के अलावा मैं तो कहती हूँ कि हर स्टूडेंट को ना स्टूडेंट लाइफ में एंटर होते ही, यूनिवर्सिटी एंटर होते ही अपने पेरेंट्स से इंडिपेंडेंट होके अपनी लाइफ को खुद, चले यूनिवर्सिटी फीस नहीं क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा फीस होती है, लेकिन अपने जो खर्चे हैं वो खुद उठाने चाहिए। तभी वो सीखेंगे कि वो किस मतलब तभी आप सेल्फ मेड होते हो, जब आप अपने खर्चे खुद उठाते हो, तभी आपको पता चलता है लाइफ है क्या। तभी आपको पता चलता है कि मतलब एक छोटी सी चीज भी आपने जब खरीदनी है तो आपको उसका एहसास होता है। तो ये तीन चीजें, आपने शाय नहीं होना, नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। फाइनेंशियल इशू आप हमेशा रिजोल्व कर सकते हो, फाइनेंस की वजह से कभी आपने स्टडी को नहीं छोड़ना, कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं ये चीज नहीं कर सकती, मैं स्कॉलरशिप में नहीं जा सकती क्योंकि मुझे स्टार्ट में मतलब मुझे आइट्स देना पड़ेगा, आइट्स पे पैसे लगेंगे। बहुत बहुत तरीके, बहुत चीजें, रास्ते बहुत हैं। आप बस मोटिवेशन से सोचो मैंने ये करना है और करना ही है, तो रास्ते बहुत निकल आएंगे, रास्ते बहुत निकल आएंगे। आप बहुत रास्ते निकल आएंगे, बहुत चीजें निकल आएंगे आपके लिए। हमारे तो जो प्रेसिडेंट इमरान खान, वो भी यही कहते हैं कि इंसान हारता तब है जब वो खुद गिव अप कर देता है, जब वो खुद हार मान लेता है। नेवर एवर गिव अप। जिंदगी में हार नहीं माननी तो आप कभी नहीं हार सकते। नेवर गिव अप। कोई भी मसला होगा, हर मसले का सलूशन जरूर होता है। इसलिए हमारे इस टॉपिक के साथ में हमने कहा था कि चैलेंजेस के साथ हमने सॉल्यूशंस भी आपको सामने रखने हैं कि हमने कैसे चीज़ों को टैकल किया, और ये सॉल्यूशन जो हमने जिन चीज़ों से सीख के जो चीज़ों को सॉल्व किया, ये आपके लिए भी एक, मैं कहती हूँ, और मोटिवेशन भी है, और तरीके हम आपके सामने रख रहे हैं कि आप इसको टैकल करें। एंड पे मैं बहुत प्यारी बात कहूंगी जो जिंदगी में सब लोग रियलाइज कर लेते हैं, पेन इज ब्लेसिंग। पेन जो है वो ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी रहमत है, बहुत बड़ी। आप पेन से जो इंसान गुजरता है ना और गिव अप नहीं करता उस पेन से और आगे गुजर के आ जाता है ना, उसको जिंदगी बहुत प्यारी लगती है आगे। मुझे अब जिंदगी बहुत प्यारी लगती है, मैं जिंदगी के हर रुख को बहुत अच्छे तरीके से देखती हूँ। इंसान डिप्रेस हो जाता है, मसले आ जाते हैं, लेकिन आपका एक आप नेगेटिव जाने की तरफ आप एक पॉजिटिव तरफ चलना शुरू हो जाते हो। तो बस जो पेन है ना उसको इंडोर्स करना सीखें, उसको सीखें कि ये हर एक की लाइफ में है, ये जिंदगी का हिस्सा है, और ये आप मतलब पेन इज ब्यूटीफुल, पेन इज लाइक आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। तो अब ये मैं यहाँ पे इरम की जो स्टोरी है उसको सुनने के बाद मुझे एक कोट याद आ रही है, द फ्यूचर बिलोंग्स टू यू हु बिलीव्स इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। जो इन्होंने सोचा था कि मुझे हायर एजुकेशन करनी है और उसके बाद ये इसके लिए स्ट्रगल करती गई, बढ़ती गई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। तो मुझे वो कोट बस याद आ गया कि मैं कह रही हूँ कि मैं इन्होंने अपने ख्वाबों में यकीन रखा है इन्होंने, और वो इनसे इंट्रोड्यूस करवाया। और ये जो है ना हमारे जैसी जो लड़कियां, मतलब मैं कहती हूँ कोई बात ही नहीं छोड़ी है सादिया ने कि कोई लड़की एक पॉइंट ले ले कि यार मेरे साथ तो ये हो रहा है, मैं तो आगे नहीं निकल सकती। उसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है। ने सब कुछ फेस करके यहाँ तक पहुंची, और इंशाल्लाह जो ये समझ सोचती हैं कि भाई अगर नहीं बोल रही है और भी कोई प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह वो भी सॉल्व होंगे, क्योंकि ये लाइफ कहते हैं ना कि अगर आप नहीं सीखना चाहते तो कोई आपको उस चीज की तरफ लेके नहीं जा सकता, और अगर आप विलिंग हैं कुछ करने के लिए तो कोई आपको रोक नहीं सकता। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। या तो बस
बहुत अच्छी बात है, लाइक इंशाल्लाह बहुत हमारे अच्छा लग रहा है सेशन सुन के। के हाँ इस सेशन के थ्रू इंशाल्लाह ये मैसेज जो हम देना चाह रहे थे वो हमारी ऑडियंस तक पहुंच एग्जैक्टली गया होगा। टाइम जो है एग्जैक्टली। हमारे सेशन का बहुत ज़्यादा ऊपर हो गए। हम जो हमारे हम्म सुनने वाले जितने मेरे गेस्ट हैं मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि स्कॉलर्स टॉक का जो एक एम है कि हम अपनी यूथ को स्पेशली जो एजुकेशन की जर्नी में कोई भी प्रॉब्लम फेस आ रहा है हम उसको डिस्कस करें, उनको पॉजिटिव एनर्जी दें और हम दुनिया के किसी में भी किसी भी कोने में हो हम अपने घर का अपने मुल्क का नाम रोशन करें। तो सेशन को यहाँ पे एंड करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट मंथ मैं जो हूँ नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह स्कॉलर्स टॉक के इस फोरम पे आप जितनी भी मेरी ऑडियंस है उनसे मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए मैं सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना और ओके जी, अपने साथ वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच सना, अल्लाह हाफिज।